गुड इवनिंग। आज फिर कोई नहीं करेगा क्लास क्या? कर रही थी यार, थोड़ा 5 मिनट। अच्छा, बोल दीजिए ग्रुप पे कि ज्वाइन करें, स्टार्ट होने जा रहा है। आई विल वेट बाय 9:05। आई विल स्टार्ट बाय 9:05। ठीक है, 5 मिनट वेट करते हैं फिर स्टार्ट करेंगे, बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। रूपा, क्या चल रहा है? रिएक्ट स्टार्ट करा आपने? यस भैया। चलिए, अच्छी बात है। 5 मिनट वेट करते हैं फिर स्टार्ट करेंगे, तब तक कुछ डिस्कशन कर लें ऐसे ही। आप लोगों ने यूज़ इफेक्ट रिवाइज करा था? वीडियो भेजी थी मैंने, या फिर इसी से रिकॉर्डिंग से कर लिया? 4 पॉइंट नोट करने थे खाली, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है वो। आई होप कर लिया होगा। निशा, लास्ट क्लास में थी आप? नो भैया। अच्छा, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है? नोट्स बना लीजिएगा। ओके। इस प्रोजेक्ट में यूज़ होंगी चीज़ें। आज से प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक्स ऑलमोस्ट सारे ख़त्म हैं, सभी ख़त्म है, बस लास्ट टॉपिक बचा है आपके लिए। अश्विनी, प्रोजेक्ट हुआ? कौन सा वाला भैया? वो लॉगिन वाला, लॉगिन साइन अप राउटर के थ्रू जो करना था, नेविगेट। हेलो। हाँ, हो गया भैया। अच्छा, हो गया, चलिए फाइन। दूसरे टाइम को हो गया। ओके, जैनब। जैनब, आई होप यू आर देयर। नो रिस्पॉन्सेस। रिया, यस भैया। कैसे हैं आप? भैया ठीक हूँ मैं। क्या चल रहा है रिएक्ट में? भैया वो अभी लॉगिन साइन अप वाला वो पेज बनाया था मैंने राउटर से। बन बन गया? गया। चलिए, अच्छी। इजी चीज़ है वैसे वो तो, अब प्रोजेक्ट में देखते हैं। हाँ भैया, बन हाँ, गया। लेकिन कॉपी खोले रहना सब लोग, और कुछ कुछ पॉइंट्स मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा तुम्हें, तो वो नोट करते जाना, आपको हेल्प करेगी, ठीक है? जो चीज़ें आप ओके खुद भैया। से सोचेंगे तो वो शायद वो लंबा कर दें। कुछ चीज़ें ऑप्टिमाइज वे में बताएंगे, तो शायद कोड छोटा हो जाए आपका, ठीक है? तो नोट करते रहना उसी टाइम, वरना आपके पास कोड तो रहेगा ही। स्टार्ट करें फिर? अब पता नहीं यस कोई ज्वाइन भैया। करेगा कि नहीं करेगा। दिल्ली कैंपस तो कौन कौन है यहाँ पे? कोई है ही नहीं, मुझे लग रहा। बबीता है शायद भैया खाली। हम दिल्ली कैंपस से अच्छा, आप हैं। लोग दिल्ली कैंपस से हैं। गुड इवनिंग सर। सर आप हाँ, मेरा गुड नाम इवनिंग नहीं जैनब, लिया। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? जी बढ़िया। आप लोग बताइए, रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं आज। एकदम फ्री माइंड से पढ़ना, जी रिलैक्स सर। होके, ठीक है? कोई टेंशन वेंशन ना लो जी कि सर। रिएक्ट ऐसी है वैसी है, हो जाएगा। बस थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है? प्रोजेक्ट देख लेते हैं। ये स्क्रीन हमारी शेयर हो रही है, यस। ठीक है? यस भैया। एक रिक्वेस्ट आपसे बस ये है कि अगर हाँ, बबीता कुछ बोल रही हो? वो भैया वो आपने बोला था ना कि स्टोर है तो रिस्पॉन्स स्टोर क्या चीज़? आपने पूछा था ना स्क्रीन शो हो रही है कि अच्छा नहीं, अच्छा तो वो अच्छा, बोला ठीक था। है ठीक है, हाँ ठीक है, फाइन। तो ये कह रहे थे कि मत रिक्वेस्ट इतनी है मेरी कि अगर आप इस प्रोजेक्ट को बनाने जा रहे हैं और मेरे साथ साथ कोड करते रहना, मतलब ठीक है? अगर मैं आज जितना हो पाएगा इसका यूआई बनाएंगे, और कल थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो बेटर आपके लिए यही रहेगा कि मेरे साथ साथ करते जाओ इस प्रोजेक्ट को, पेंडिंग मत रखो, ठीक है? अगर पुराने टॉपिक्स पेंडिंग हैं तो अभी बस हमें फॉलो करते रहो, तो तुम्हें चीज़ें सेंस बनाने लगेंगी, ठीक है? जी भैया। है ना? तो इस कोड करते रहना अपने एंड पे भी, वीडियो देख के। काफ़ी चीज़ें हमने इसमें अपने सिस्टम पे सुधार दी हैं, तो ज़्यादा VS कोड को भी थोड़ा कॉन्फ़िगर करा, इजीली हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। तो प्रोजेक्ट दिखाते हैं तुमको, वो मूवी वाला ही प्रोजेक्ट है। जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो, इसमें थोड़ा अपडेशन कर दिया है। उस प्रोजेक्ट में क्या हो रहा था, जब हम लोग जावास्क्रिप्ट में बनाया था,
तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक बॉक्स आता था इनपुट का, और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करते थे तब चीज़ें आती थी, राइट? यस भैया। इसमें हमने बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एवेंजर्स की मूवीज़ का वो फंक्शनैलिटी लगा दी है कि बाय डिफ़ॉल्ट एक पर्टिकुलर मूवी सर्च होके सारे कॉन्टेक्ट्स में दे दे, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट आप वैसे पेज खोलेंगे तो कुछ ना कुछ आ जाएगा, है ना? तो कोई गेस कर सकता है? लास्ट क्लास में एक चीज़ पढ़ी थी हम लोगों ने कि जब कंपोनेंट रेंडर होता है तब हमें कोई चीज़ करानी होती है तो कौन सा हुक यूज़ करते हैं, याद है? लास्ट क्लास में ही पढ़ा था। नेटवर्क है कि नहीं है भैया आपका नेटवर्क। याद है? यूज इफेक्ट पढ़े थे जिसमें कंपोनेंट जब रेंडर होता है उसके साथ ही में कॉल हो जाती है, जो आप यूज इफेक्ट में कोड लिखते हैं, राइट? यस भैया। तो समझ उसी से बनाया है ये कि बाय डिफ़ॉल्ट हमने क्या करा, यूज कंपोनेंट को माउंट करने के बाद यूज इफेक्ट कॉल बैक कॉल होगा, उस कॉल बैक में हमने फेच एपीआई को कॉल कर दिया, जो फेच का कोड लिखे हैं इसमें यूज इफेक्ट में ही लिखते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आ गया, ठीक? नेक्स्ट चीज़ देख सकते हो यहाँ पे, जैसे मूवी सर्च करता हूँ साथ में ही चीज़ें सर्च हो रही हैं, दिख रहा है? जैसे मैं एवेटार डालूँ यहाँ पर, दिख रहा है? As soon as I start typing, the API call will be made and things will be reflected on the UI, है ना? तो ऐसा भी फंक्शनैलिटी है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, जब मैं किसी कार्ड पे क्लिक करता हूँ तो एक दूसरे पेज पे आता हूँ, आईडी जिसके ऊपर आईडी दी है, और क्या होता है उस कार्ड की और डिटेल्स मिल जाती हैं हमें। जैसे अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो मुझे सिर्फ और यहाँ टाइटल, ईयर और टाइप कौन सी वो दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ कार्ड पे किसी पे, तो मुझे यहाँ पे और डिटेल्स मिल रही हैं, दिख रहा है कब वो ईयर है, रेटेड क्या है, IMDb रेटिंग, मूवी, पोस्टर, राइटर, एक्टर, प्लॉट, लैंग्वेज, है ना? तो ये भी वही API से करा है। एक API जिसमें हमने एक API का URL है जो ये सारे डेटा देता है, और एक API का URL है जो इस ID के बेसिस पे देता है, राइट? ये बताएंगे अभी कि डायनामिक राउटिंग लगाई है इसमें और ID के थ्रू कैसे करेगा। और लास्ट चीज़ यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे एक आइकन दिख रहा है तुम्हें, राइट? ये वाला, है ना? कोई बोलेगा नहीं बोलेगा, 12 बच्चे हैं यार, यस भैया। ठीक है? तो ये यहाँ से इस पर क्लिक करोगे तो डार्क मोड ऑन हो जाएगा, ठीक है? सही लग रहा है? हाँ भैया। तो ये भी बनाएंगे, इसको खाली चेंज करना होता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं डार्क मोड लाने के लिए। तो कलर्स को कैसे करेंगे वो देख लेंगे, और फिर ये देखो थोड़ा सा सही लग रहा है ये, है ना? स्टार्ट करें प्रोजेक्ट को, एकदम स्क्रैच से करेंगे डिप्लॉय करने तक की। अभी बस इतनी रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी आप थोड़ा सा जैसे हम बता रहे हैं बस वैसे करते जाओ। अगर जो प्रोजेक्ट बनाओगे तो वैसे ही करते जाओ, हम तुम्हें अभी सोचने के लिए नहीं कह रहे हैं कि ज़्यादा सोचो, क्योंकि पहली बार एक प्रोजेक्ट बना रहे हो थोड़ा सा बड़ा है जो, तो चीज़ें जो बता रहे हैं वो सीख लो और उसके बाद धीरे धीरे आ जाएंगी, ठीक है? कोड कर लेना, लेकिन जैसे हम आज कराए हैं तो कल तक आज जितना तक कराएंगे उतना कोड कर लेना, ठीक है? फाइन, ओके भैया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए वो वीट वाला कमांड यूज़ करते थे हम लोग ना, और वो भी कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें ज़्यादा सेटअप वेटअप नहीं करना है, नॉर्मल हम लोग करने जा रहे हैं, तो मैंने अपने गिटहब पर एक रिपोजिटरी बनाई थी, किसी ने अगर देखा हो, इसका नाम है रिएक्ट वीट ऐप विद MUI स्टार्टर टेम्पलेट। ये देख रहे हो मेरे गिटहब पे पड़ी है ये। तो अगर आपको नॉर्मल स्टार्टर टेम्पलेट चाहिए जिसमें मैं फाइल साइज डिलीट कर देता हूँ ना, तो वो सब ना करना पड़े, तो आप सिंपली जाइए यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इसी में चेंजेस करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? फाइन, ओके भैया। ये भी कर सकते हो। अगर आपको मन है सेटअप करने का वीट, तो वीट भी सेटअप कर सकते हो, लेकिन वीट तो कर ही लोगे, वो बता चुके हैं, एक बार ये बता दे रहे हैं, है ना? ये पब्लिक रिपोजिटरी है, तो आराम से तुम भी कर सकते हो इस पर जाके, इसको डाउनलोड कर लो। जब ये डाउनलोड हो जाएगी तो यहाँ पे इसको ऐसे करके एक्सट्रैक्ट कर लेना, एक्सट्रैक्ट हेयर, ठीक है? एक्सट्रैक्ट हो गया, क्लोज कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। कहाँ गया ट्रैश, और इसका नाम चेंज कर लेना, ठीक है? पहली बार इसके अंदर देख लें क्या क्या आया है। हाँ, ये सब आया है। पहली बार इसका नाम चेंज कर लेना, ऐसे करके हम लोग बनाने जा रहे हैं क्या, इसका नाम मैं ऐसे नवगुरुकुल करके दे रहा हूँ, नवगुरुकुल रिएक्ट JS मूवीफाई प्रोजेक्ट, ठीक है? ये सब चेंजेस थोड़े बहुत नाम ही करने पड़ेंगे, क्योंकि वो वरना मेरे नाम से चला जाएगा वो जो रिपोजिटरी का नाम मैंने डाला था। और उसके बाद आपको इसको ओपन इन कोड कर देना है, ठीक? यस भैया।
अभी वेट करना है। VS कोड का थोड़ा मैंने अपना UI चेंज कर लिया है, इसका थीम वगैरह। तो अभी बताते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस करे हैं हमने। अगर आपको ये ऐसा चाहिए तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो अगर मैं इसकी index.html पे ओपन करूँ तो ये वैसे दिख रहा है ना। ये थीम सही लग रहा है आप लोग को? थोड़ा डार्क मोड ज़्यादा अच्छा है। लगा। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं इसको भी इंस्टॉल। ये ऑरा डार्क करके यहाँ पे सर्च करना, AURA ऑरा डार्क, ठीक है। तो इंस्टॉल करें ना, अच्छा लगेगा। और जो हम वो बता रहे थे एक एक्सटेंशन जिसकी वजह से मेरा वो फिक्स नहीं होता है, कंट्रोल/ करने पे, याद है कमेंट नहीं होता था मेरे में, वो भी फिक्स हो गया है। बढ़िया है। दिखाएं? शुक्रिया। जैसे मैं बता रहा था ना React.js में फिक्स नहीं होता था, तो ऐसे अब मैं सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल/ करूँगा, वो अपने आप कमेंट कर देगा। ठीक, दोबारा करूँगा हट जाएगा, ठीक है। तो ये आपके में उसकी वजह से होगा। अभी दिखा रहे हैं एक्सटेंशन कौन सा है, ये लोड हो जाने दो। बहुत लैग करे तो बता देना, ठीक है। अभी थोड़ा ये लोड हो जाने दो इसको। ये बात जो ये हम्म इंस्टॉल करने के लिए ये जो क्या कह रही हो? रुक जाओ। आपने पहले एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करने आवाज़ बहुत कट रही है, एक मिनट रुको। मेरा नेट स्लो है कि तुम्हारा नहीं आ थीम रहा का है? एक्सटेंशन पूछ रही है ऑरा वाला। थीम का एक्सटेंशन? हाँ वो अपने ऑरा वाला जो थीम अच्छा, ऑरा डार्क सर्च कर लेना गूगल, इसी पे VS कोड के जो एक्सटेंशन नहीं होते हैं यहाँ पे, इस पे ऑरा डार्क सर्च कर लेना, मिल जाएगा, ठीक है। हम ही दिखा देते हैं। ये ऑरा थीम सॉरी, ये ऑरा थीम है, ठीक है। इस पे सर्च करोगी तो इंस्टॉल कर लोगे तो ये लग जाएगा। और ये बेबल का एक्सटेंशन बताया था ना हमने, बेबल का, याद है? ये वाला ये बता ये वाला एक्सटेंशन करना जिसमें ये टिक लगा हुआ है। एक्चुअली मैंने जो करा था उसमें टिक नहीं लगा था, इसी वजह से मेरे में इशू आ रहा था। अब जब मैंने ये वाला देखा, री इंस्टॉल कर लिया, तो ये वाला कमेंट वाली फंक्शनलिटी वर्क करती है, ठीक है। फाइन। ओके भैया। ये टिक वाला करना, हमने मेरे में दूसरा वाला कोई पड़ा था। और ये टिक करने के बाद यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा नीचे जैसे मेरे में जावास्क्रिप्ट रिएक्ट लिख के आ रहा है, आपके में भी कुछ आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सर्च कर लेना जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, ये वाला, ये कर देगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट कर देगा। अगर करने के बाद भी ना आए तो आप नीचे देख लीजिएगा, यहाँ पे ऐसे करके ऑप्शन आएगा सेलेक्ट लैंग्वेज का, और इसमें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट रिएक्ट कर सकते हो, ठीक हो जाएगा। तो ये आपका कमेंट वाला सेक्शन वैसे वर्क करेगा। तो एक बाय डिफ़ॉल्ट अगर तुम इसको देखोगे, हमने जो ये टेम्पलेट बनाई है आपके लिए, तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक कंपोनेंट बना हुआ है, और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी कैसे मॉड्यूल बनाते हैं वो लिखा हुआ है, और app.css में इसकी बेसिक CSS रिसेट लिखी हुई है। तो आप ये भी इसी को यूज़ कर लीजिए, आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। बाकी कुछ चेंजेस करेंगे तो कर देंगे, है ना। और package.json में जब जाओगे तो इसमें सारे डिपेंडेंसीज इंस्टॉल्ड हैं जो हम लोग को रिक्वायर्ड होती हैं, लाइक रिएक्ट रोटर डॉम, रिएक्ट डॉम, रिएक्ट MUI वाली। तो जब भी आप ये क्लोन करने के बाद आपको करना क्या है, आप यहाँ पे जाइए अपने टर्मिनल पे, क्या टाइप करेंगे जो सारी चीज़ें इंस्टॉल हो जाएंगी? npm install। हाँ, NPM इंस्टॉल करोगे तो अभी देखो नोड मॉड्यूल्स नहीं बने हैं, तो उसको बनाने के लिए आपका पहला स्टेप होगा कि आपने गिटहब से, मेरे गिटहब से इसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद अपने प्रोजेक्ट को खोलिएगा टर्मिनल में, npm इंस्टॉल लिखिएगा, npm i भी लिख सकते हो, एंटर प्रेस करोगे, ये चीज़ें नोड मॉड्यूल्स बना देगा ये। नहीं, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड, अभी नहीं चाहिए हमें। अभी इसका नाम नहीं चेंज करा हमने ना, इसका नाम भी चेंज कर देते हैं प्रोजेक्ट का, है ना, दिख रहा है यहाँ पे package.json में, ये नाम चेंज कर दो तो बेटर रहेगा। तो मैं ऐसे नव गुरुकुल क्या लिखूँ, रिएक्ट JS मूवीफाई प्रोजेक्ट, ठीक है। ये नाम चेंज कर लेना अपने में भी जब भी करना, वरना मेरे नाम से जो यहाँ पे पड़ा है ना वो वही चला जाएगा तुम्हारा package.json में। और वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अपना बेटर कर लो। तो npm i मैंने जैसे लिखूँगा, अब इंस्टॉल करूँगा। आवाज़ आ रही मेरी?
वेट करना थोड़ा सा, ये क्योंकि ये सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेगा जो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इसमें रखी हुई हैं, रिएक्ट राउटर। तो अब तुम्हें कोई एक एक करके कमांड नहीं टाइप करना है, सिर्फ ये पैकेज डॉट में इंस्टॉल करने के बाद npmi लिख दोगे, अपने आप सारी चीज़ें इंस्टॉल हो जाएंगी। इसको इंस्टॉल होने देते हैं और थोड़ा सा टाइम लगेगा ये, क्योंकि ये सब इंस्टॉल करेगा ना। वेट कर लो थोड़ी देर। बेसिक CSS लिख दिए इसमें। टाइटल चेंज कर दें तब तक। टाइटल हम लोग का क्या है, उस पर क्या दिखा रहा है देखिए ज़रा, मूवी फाइल दिखे लिखा हुआ है ना। ये ऊपर से कॉपी हो जाएगा? नहीं, कॉपी नहीं होगा। इधर से निकालते हैं इंस्पेक्ट करके, कॉपी कर लेंगे वहीं से। इस पे पड़ा होगा ना, हेडर में पड़ा होगा शायद, हेड टैग में। हाँ दिख रहा है। हेलो। यस। तो यहाँ से निकाल लेते हैं Ctrl+X और यहाँ पे जाएंगे अपने कोड में, Ctrl+V कर देंगे, ठीक है। मूवीफाई आ जाएगा, Ctrl+S करते हैं तो वो इंस्टॉल कर देगा index.html में, ठीक है। इसको बंद करते हैं, इसका कोई काम नहीं ज़्यादा। और यहाँ पे तुम देख सकते हो एक नॉर्मल ये welcome.js करके एक फ़ोल्डर बना दिया है। तो सबसे पहला काम, क्योंकि हम लोग अपने बनाएंगे ना, तो अपने बनाने के लिए इसको अभी ऐसे रखे रहने दो, चाहो तो डिलीट करके फ्रेश से बना लेते हैं, है ना। फ्रेश से बनाते हैं, डिलीट कर देते हैं इसको। ये बाय डिफ़ॉल्ट आएगा आपको, मैंने उसको डिलीट कर दिया कंपोनेंट्स में से, वेलकम वाले को। और app.js में उसको कॉल किया होगा, तो यहाँ से भी हटा देते हैं इसको, ठीक है। वो सैम्पल एक वो बना दिया था ताकि आपकी ऐप चल जाए। ऐसे वीट ने सैम्पल बनाया है ना, वीट वालों ने एक सैम्पल कंपोनेंट बना के देते हैं ना जब इंस्टॉल करते हो। हेलो, डेटा नेट चला गया क्या? यार बोलते रहो। उस दिन सैटरडे वाली क्लास में बड़ा इशू हो रहा था, तो हमें पता नहीं चलेगा ना। एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा ये लैग भले कर रहा हो, इंस्टॉल हो जाएगा फिर बहुत स्मूथली चलेगा। इसको इंस्टॉल हो जाने देते हैं, ज़्यादा नहीं वेट करेंगे। MUI कर रहा है अभी वेट करना पड़ेगा हमें लग रहा। तमन्ना कुछ ट्राई करा इसमें? मैंने इसका सिंगल पेज बनाया था, मैं अच्छा, तो ये लाइव लिंक ग्रुप पे डाल दो, तो अगर कोई ट्राई करना चाहे तो इससे कर लेना, ठीक है। बहुत धीरे चल रहा है सिस्टम हमारा। बारह बच्चे आए हैं। कुछ फंक्शन वगैरह है क्या कोई आज? उस दिन भी बहुत कम आए थे। बात तो तुम लोग को माननी नहीं है मेरी। इंस्टॉल हो गया। बबीता बोल रही है कुछ? हम ये बोल रहे थे कि बच्चे मतलब बोल रहे हैं कि उनको ना भी सही से समझ में नहीं आ रहा, तो वो रिकॉर्डिंग में स्टक कर रहे हैं, मतलब उनको वो समझ नहीं आ रहा था। वही तो हम भी कह रहे हैं, आप थ्योरी कवर कर लेंगे, थ्योरी को इसमें भी तो देख लो आके। तो दिन में कर लो, रिकॉर्डिंग देख लो, लेकिन चलो ठीक है, अब क्या करें। वैसे भी अब लास्ट वीक है, ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। तो ये देखो, अब NPMI करने के बाद ये प्रोजेक्ट पूरा हमारा बन गया है, ठीक है। अब हमको स्टार्टिंग से सब स्टार्ट करना है। एक बार चला के देख लेते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ हाई लिखूँगा और सेव करते हैं, और यहाँ पे npm run dev, तो ये वहाँ पे 5173 पे आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ से बंद कर दिया मैंने, और यहाँ पे जाऊँगा लोकल होस्ट 5173,
और यहाँ पे देखते आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ लिख के आ गया, ठीक है आ गया। अब स्टार्ट करें। Yes, ma'am. तो सबसे पहले आप अगर आप इस पे देखेंगे यहाँ पे तो कितनी चीज़ें दिख रही हैं आपको। सबसे पहले नैव बार बनाते हैं, है ना। नैव बार के बाद ये वाला बनाएंगे सेक्शन, रिएक्ट लिस्ट जिसमें लगाई है नॉर्मली बनाएंगे, अभी एपीआई कॉलिंग नहीं करेंगे। और उसके बाद जैसे इस पे क्लिक करते हैं दूसरा पेज खुल रहा है, राइट, दिख रहा है। यस भैया। तो जब भी ऐसा तुम्हें लगे कि इसमें मल्टी पेज वाली वेबसाइट है तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या सेटअप करना चाहिए हमें, बताइए कोई। अगर आपको लगे कि इसमें मल्टीपल यूआरएल्स वाली वेबसाइट है, ये मल्टी पेज वेबसाइट है आपकी, एक पैकेज बताया था हमने, याद है। रूपा, भैया रिएक्ट क्या कौन सा पैकेज है बताइए, जिसमें आपके वेबसाइट अगर यूआरएल चेंज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रेंडर करते हैं। एक पैकेज था, रिमेंबर, एनीवन एल्स। आप लोगों ने राउटर की क्लास नहीं करी है, रिएक्ट राउटर की। तमन्ना बोल क्यों नहीं रही हो। यस भैया करिए अभी साहब। अश्विनी आप भी नहीं बोल रही कुछ, आप भी थी। रिया आप तो प्रोजेक्ट भी बना के आई हैं रिएक्ट राउटर पे। यस भैया। बोलिए ना, हम किससे इंटरेक्ट करें, 10-12 लोग हैं खाली। ठीक है, तो रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। तो इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट मैंने टेम्पलेट दिया है ना उसमें आपने खाली npm करेंगे तो ये सब इंस्टॉल हो जाएंगे। तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, हमें खाली सेटअप करना है। सेटअप करने के लिए हम लोग जाएंगे यहाँ पर अपने app.js में। तो यहाँ पर अभी वो कर्ली ब्रैकेट लगा के लिख लेते हैं। पहला स्टेप होता है यहाँ पे लिखते हैं ब्राउज़र राउटर, ब्राउज़र राउटर लिखते हैं। इसको एक बार मैं एग्जिट कर दूँ वरना ये यू लॉन्चर मेरे में पड़ा है ना, तो सजेशन उससे मैं स्पेस करूँगा तो आएगा नहीं। तो ब्राउज़र राउटर ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है बताइए। राउट्स। हाँ राउट्स करेंगे, ऊपर राउट्स आ जाएंगे। राउट्स के बाद सिंगल वाले के लिए क्या करते हैं, राउट, है ना, ऊपर राउट आ जाएगा और इसको अब बंद कर देते हैं। तो हमारे वेबसाइट में देखो 2 पेज अभी दिख रहे हैं हमें। एक पेज दिख रहा है हमें होम वाला, इधर अगर ओरिजिनल वाली देखोगे तो एक होम वाला दिख रहा है, और दूसरा जब इस पर क्लिक करते हैं तो ऊपर यूआरएल चेंज होकर एक ये आईडी से सर्च करके देता है, राइट। तो कितने पेज है हमारे इसमें, 2 हैं, तो हम 2 राउट बनाएंगे इसमें, ठीक है। तो अभी राउट लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, पाथ होता है, राइट। पाथ लिखा मैंने, पाथ मेरा पहला वाला स्लैश रहेगा, ऐसे लिखते हैं ना कि स्लैश ये वाला होता है, हाँ ये वाला होता है, ठीक है। फिर एलिमेंट लिखते हैं, एलिमेंट अभी हमने बनाया नहीं है, अभी बना के फिर करेंगे, ठीक है। एलिमेंट पहले बना लेते हैं। देखो सबसे पहला हमारा कौन सा पेज है, अभी हम लोग पेजेस में बनाएंगे। क्यों पेजेस में बनाएंगे, हमने आपको बताया था ना कि इसमें रिएक्ट राउटर का भी जो लिखे हैं वो पेजेस में बना दीजिए, वो बेस्ट प्रैक्टिस रहती है, वरना आप चाहो तो कंपोनेंट में भी बना सकते हो। तो हमारा एक पेज ये है जिसमें नेविगेशन बार तो फिक्स ही है, एक हमारा इसमें मूवीज़ की लिस्ट आ रही है, और दूसरा पेज हमारा ये वाला है, ठीक है। तो हम जाते हैं अपने एक पेजेस नाम का फोल्डर क्रिएट करेंगे यहाँ पे src में, न्यू फोल्डर पेजेस। आवाज़ आ रही ना। हाँ भैया। यस भैया। तो पहला पेज हमारा ये वाला, इसको नाम दे दें मूवीज़ पेज, है ना, ये मूवीज़ पेज है, तो इसमें इसको हम नाम दे रहे हैं मूवीज़ पेज, और इसके अंदर भी हम एक फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम होगा मूवीज़ पेज, और इसी के अंदर इसकी JSX और मॉड्यूलर CSS जो होती है वो रख देंगे, ठीक है। तो मैंने इसमें movies.pages करके बनाया है एक फोल्डर, और न्यू फाइल बनाऊंगा मूवीज़, कैपिटल नाम रखना, पेज, अच्छा मूवीज़ पेज है, एक पेज है ना, मूवीज़ पेज .jsx है ना। इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे RAFCE, एंटर करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, और इसका नाम पेज कर देते हैं ना, एक पेज है ना, मूवीज़ पेजेस मैंने लिख दिया गलती से,
है ना? आवाज़ आ रही है? यस भैया। हाँ, तो एक मूवीज़ पेज बन गया। और हमारा दूसरा पेज कौन सा है इसमें? अभी यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो को पहले लिख लेते हैं मूवीज़ पेज, है ना? कंट्रोल एस करके सेव करा। नेक्स्ट चीज़ जो है इसकी मॉड्यूलर CSS बनानी होगी, तो मूवीज़ पेज डॉट मॉड्यूल डॉट CSS, ठीक है। और इसको यहाँ पे लिंक कर लेते हैं यहाँ पे आके, तो इम्पोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम और मूवीज पेज डॉट मॉड्यूल डॉट। ये बॉयलर प्लेट काम है, तुम्हें क्लियर होगा आई होप, इतना तो हमेशा करते आ रहे हैं। कंपोनेंट्स और पेजेस में क्या डिफरेंस है? सर कंपोनेंट रीयूजेबल होते हैं। हाँ, और पेजेस रीयूजेबल नहीं होते हैं। मेरा कंपोनेंट हमारा एक ही पेज के अलग अलग मतलब हाँ, कंपोनेंट आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। पेज जो होगा वो बड़े कंपोनेंट्स, छोटे छोटे कंपोनेंट से मिल के बनता है, राइट? बहुत सारे कंपोनेंट से मिल के बनेगा तो उसे पेज कहेंगे। कोई डिफरेंस नहीं है, बनाने के तरीके में कोई डिफरेंस नहीं है, और है भी ऑलमोस्ट वो फंक्शनल कंपोनेंट्स ही हैं, बट एक सेपरेट फोल्डर में रख देते हैं हम, ताकि वो थोड़ा सेपरेट लगे, क्योंकि इसमें बड़े कंपोनेंट्स है, उसमें छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, है ना? तो एक पाथ हमारा याला मिल गया जिसमें मूवीज़ पेज आना चाहिए। तो अपने वेबसाइट पे देखते हैं क्या मूवीज़ पेज लिख के आ रहा है। हाँ, देखो स्लैश वाले पाथ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट स्लैश वाला होता है, तो उसमें मूवीज़ पेज आ रहा है, राइट? चलिए, इतना हो गया। नेक्स्ट हम दूसरा पेज कौन सा था? इसमें हम सिंगल मूवी दिखा रहे हैं ना, जैसे इसमें देखोगे आके, तो इस पर सिंगल मूवी आ रही है, राइट? सिंगल मूवी की डिटेल्स। यस। तो एक पेज और एक फोल्डर और बना लेते हैं पेजेस के अंदर ही, इसका नाम देते हैं सिंगल मूवी, ठीक है? इसमें सिंगल मूवी का पेज रखेंगे, सिंगल मूवी, और इसके अंदर एक और कंपोनेंट बनेगा इसके अंदर, सिंगल मूवी कंपोनेंट, ठीक है, .jsx। और इधर वाला पार्ट हम कॉपी कर ले रहे हैं, क्योंकि इसके CSS भी बनाएंगे ना। ये यहाँ पे बन गया, ठीक, RAFCE, और यहाँ पे लिख देते हैं सिंगल मूवी कंपोनेंट। और यहाँ पे मैं जाऊँगा, सिंगल मूवी पे एक फोल्डर बनेगा किसका? मॉड्यूल डॉट CSS का, तो डॉट मॉड्यूल डॉट CSS, फाइन। और यहाँ पे इम्पोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम डॉट स्लैश सिंगल मूवी कंपोनेंट मॉड्यूल डॉट CSS, ठीक है? इतनी बात क्लियर है? और नेक्स्ट चीज़ अगर आपको याद हो कि इसका URL क्या बनेगा, यहाँ पे मैंने जब हम लोगों ने डायनेमिक राउटिंग पढ़ी थी तो उसमें हमने बताया था कि एक पेज है इसका नॉर्मल, इसमें गेट करके रिक्वेस्ट आई है, इसमें सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, सारे मूवीज़ आ रही हैं। और एक पे जब क्लिक करते हैं तो ऊपर एक डायनेमिक URL आ रहा है ना? ये एक रैंडम सी स्ट्रिंग आ रही है, राइट? दिख रहा है? यस सर। तो ये समझ लो ये क्या चीज़ करेंगे, क्या चीज़ कर रहे हैं, क्या कंसेप्ट क्या है। तो अगर आपको याद हो OMDB वाली वेबसाइट जो हम लोगों ने देखी थी, इसमें जैसे मान लो हमें ऐसे करके URL मिला था ना, S के अंदर जो आप सर्च करते हैं वो सारी मूवी सर्च होती थी, राइट? याद है? यस भैया। तो ये URL दिया था हमें उस वेबसाइट पे, तो उसी वेबसाइट पर ही अगर आप जाएंगे तो उस पर एक और URL दिया है, जिसमें अगर आप इसकी ID लेते हैं, ये वाली ID लेते हैं Ctrl+C करके, और इस उस URL में था कि अगर आप I लिखते हैं और I की जगह पे इस ID को पेस्ट करते हैं, राइट? इस ID को पेस्ट करते हैं तो ये जिस चीज़ की ID है उससे रिलेटेड और भी डिटेल्स आ जाएंगी। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप इस वेबसाइट पे जाएं नॉर्मल वाली पे, तो इस पे देखो कम डिटेल्स आ रही हैं, राइट? बस 3-4 डिटेल्स आ रही हैं, है ना? लेकिन जब इस पर क्लिक करते हैं तो बहुत सारी डिटेल्स आ गई, लाइक जीनर, डायरेक्टर, राइटर, एक्टर, प्लॉट। तो हमने कंसेप्ट ये लगाया है कि हमारे पास 2 URL हैं। एक URL से क्या होता है, आपके पास ये सारे डेटा मिलता है ना? जैनब, आवाज़ आ रही है? ये सारा डेटा मिलता है आपको। यस सर। एक URL है जो आपको सारा डेटा देता है, और एक URL है जो एक पर्टिकुलर मूवी का डेटा देता है, और वो सारा डेटा देता है, लाइक ईयर, रेटेड, रिलीजेस। तो हम इसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इस वाले IMDb ID को कॉपी करते हैं
और यूआरएल जो हमें वहाँ उसकी वेबसाइट पे मिला है OMDB वाली पे, उस पर एक यूआरएल था कि अगर आई इक्वल्स टू करके आप आईडी पेश करते हैं तो आपको इस पर्टिकुलर मूवी हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोस से रिलेटेड मूवी का जिसकी ये आईडी है उसका और भी डेटा आपको मिल जाएगा डेप्थ में, है ना। तो इसमें वैसे मैंने क्लिक करा तो अगर इस यूआरएल पे हिट करोगे तो उसी यूआरएल का टाइटल, ईयर, रेटेड मिल रहा है, देख रहे हो। यस। तो ये ज़्यादा डेटा मिल रहा है। तो हम इस बार 2 यूआरएल का हेल्प लेंगे, एक यूआरएल का नहीं। पिछली बार एक का पढ़ा था, इस बार 2 पढ़ेंगे। और अगर आपको परेशानी हो रही है कि ये कहाँ से मैंने लिया, तो आप इस OMDB वाली वेबसाइट पे जाएंगे तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन में ही दिया हुआ है। और ये बात थोड़ी जेन्युइन भी है कि अगर आप कोई एक बैकएंड डेवलपर ने कोई यूआरएल बनाया है जिससे सारा डेटा मिल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी है सबसे ज़्यादा कि उसने एक यूआरएल ऐसा भी दिया होगा आपको जिसमें आप आईडी के थ्रू पर्टिकुलर एलिमेंट का और भी डेटा ले सकते हैं, ठीक है, फाइन। तो ये मतलब बनाएगा ही बनाएगा। अगर आप अमेज़ॉन की वेबसाइट पे भी जाएंगे तो उसमें भी यही होता है। एक पेज होता है जिसमें सारे कंटेंट होता है, राइट, ध्यान दिए कभी। एक पेज होगा जिसमें आपके सारे कंटेंट होंगे यहाँ से, है ना। और जब आप क्लिक करते हैं तो एक और पेज खुलता है जिसमें उसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर जिस पे आपने क्लिक करा है उसका सारा डेटा होगा, ठीक। तो लोग 2 यूआरएल लगाए हैं उसमें और यही डायनेमिक राउटिंग के थ्रू करा है। तो हमें अगर ये आईडी मिल जाए तो बताओ हम लोग ये कर सकते हैं, बताओ। अगर हमें ये आईडी मिल जाए, जो यहाँ पे क्लिक कर रहा है जैसे बंदा, इस पर क्लिक करा तो आईडी अगर ये मिल जाए तो हम भी निकाल सकते हैं सारा डेटा। खाली यूआरएल में आईडी तो पास करनी है, एस की जगह पे आईडी पास कर देंगे टेम्पलेट स्ट्रिंग में, बताओ, है ना। तो हमारा जो सेकंड राउट रहेगा हमारा ये डायनेमिक राउट रहेगा। हम लोगों ने रिएक्ट राउटर की क्लास में पढ़ा था कि डायनेमिक राउट कैसे बनाते हैं। डायनेमिक राउट, सबसे पहले इस कंपोनेंट को कॉल कर लेते हैं। जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट का नाम क्या है, सिंगल मूवी, है ना, ये पेजेस के अंदर है, हाँ, ठीक। और डायनेमिक राउट के लिए क्या करते थे, याद है निशा? हाँ, कोलन और वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पे कोलन लगाऊंगा पाथ में और आईडी लिख दे रहा हूँ। आप चाहे वेरिएबल का नाम चाहें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। है ना। तो मैंने यहाँ पे आईडी नाम दे दिया है। और जब मुझे इस वेरिएबल को यूज़ करना है, कोलन के बाद जो लिखा वो वेरिएबल है, इस वेरिएबल को यूज़ करते हैं, अगर यूज़ करना है इस कंपोनेंट में तो मैं कैसे यूज़ करूँगा, याद है एक हुक बताया था। अगर उस वेरिएबल को जो मैंने राउट यूआरएल पे हिट करने पे पास किया है उसे यूज़ करना है तो मुझे यूज़ करना पड़ेगा यूज़ परम्स, याद है। तो मैंने यूज़ परम्स लिखा और जो वैल्यू वहाँ पे पास करी है मैंने आईडी पास करा था, तो मैं आईडी को ऐसे डिस्ट्रक्चर करके लूँगा, ऐसे करके यूज़ परम्स लिखा था ना, यूज़ परम्स लिखो। और जो वेरिएबल आपने यहाँ पे पास करे हैं उनको आप इस डिस्ट्रक्चर करके इस वाले सिंटेक्स के थ्रू उन वेरिएबल्स को गेट कर सकते हैं, ठीक। और अब मैं जावा JSX में इसको यूज़ कर लेता हूँ आईडी को। तो जो मैं यूआरएल में ऊपर टाइप करूँगा वो दिख के आ जाएगा, याद है। तो जैसे मेरे पास ये वाला यूआरएल है 5173 पे, तो ये आ रहा है। और अगर मैं स्लैश के बाद कुछ भी लिखता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो वो सिंगल वाला कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा और जो वैल्यू मैंने ऊपर लिखी थी वो उस वेरिएबल के अंदर आईडी के अंदर आई और यहाँ पे प्रिंट होके आ गई। दिख रहा है, ये फ्लो समझ में आया कैसे वर्क करता है ये? रिपीट कर दें, पूछ लेना बेटा प्लीज़, ठीक है। ये रिएक्ट, अच्छा ठीक है, रिएक्ट राउटर डॉम की क्लास कर लेना, एक बार देख लेना, उसमें बताया था अच्छे से। तो इसमें होता क्या है कि राउटिंग के केस में क्या होता है, आप नॉर्मली रेंडर नहीं करेंगे पेजेस को। अब जब ये यूआरएल जब आएगा, हिट होगा, तब रेंडर करेंगे। तो उसमें मैंने बताया था कि एक यूआरएल आपको पाथ स्लैश करके देना है। उसमें क्या होगा, हमेशा जब आपकी एप्लीकेशन लोड होगी तो ये वाला कंपोनेंट अपने आप आ जाएगा। जैसे मैं जब रिफ्रेश करता हूँ, सॉरी, ये जो स्लैश वाला यूआरएल पे जाता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट स्लैश वाला यूआरएल आता है। तो वो क्या कर रहा है, यूआरएल को मैच कर रहा है कि ये वाला यूआरएल स्लैश वाला है। तो यहाँ पे देखेगा स्लैश वाला यूआरएल किससे मैच कर रहा है, उसने देखा ये वाला मैच कर रहा है। और इस वाले में हमें मूवीज़ पेज वाले को ब्राउज़र पे डालना है, रेंडर करना है। तो मूवीज़ पेज वाले पे जाएगा, उसको रेंडर कर देगा। तो यहाँ पे आपको मूवीज़ पेज वाला दिख रहा है ना, दिख रहा है। इसी तरीके से क्या होता है, हम लोग डायनेमिक राउट्स बना सकते हैं। इसमें आप क्या करें कि एक ऐसा यूआरएल डाल दीजिए जिसके कोलन में एक वेरिएबल का नाम दे दो, जैसे मैंने आईडी दे दिया यहाँ पर।
तो इससे होगा क्या, अब आप जैसे मैं स्लैश के बाद कुछ भी स्लैश में कुछ करके लिखता हूँ ऐसे करके, तो अब ये वाला कंपोनेंट एंटर होगा। कौन सा, कि अगर स्लैश के बाद कुछ भी लिखा गया है तो आप सिंगल मूवी वाला कंपोनेंट एंटर कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे सिंगल मूवी वाला कंपोनेंट रेंडर हो गया। नेक्स्ट चीज़ हमने क्या करा है, इस सिंगल मूवी वाले कंपोनेंट के अंदर मैंने जो वेरिएबल यूआरएल में पास करा गया होगा, जो यूआरएल में ये वेरिएबल पास करा गया है ये वाला, इसको गेट कर सकते हैं आप यूज़ पैरम्स हुक के थ्रू। तो मैंने यूज़ पैरम्स लिखा, पैरम्स का मतलब पैरामीटर ही होता है। और आप डिस्ट्रक्चर कर लीजिए जो भी वेरिएबल आपने पास करा है। यहाँ पे 1 2 3 वेरिएबल हो सकते थे, तो मैंने डिस्ट्रक्चर कर लिया इस वाले सिंटेक्स से। और क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट था, मुझे इसमें यूज़ करना है, तो मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया और वही वैल्यू जो भी आप ऊपर टाइप करेंगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फाइन है ना। ये बस बेसिक सिंटेक्स था राउटर का, एक बार रिवाइज कर लोगे कंप्लीट हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो बेसिक सेटअप हमारा हो गया है। ठीक, नेक्स्ट चीज़, ये पेजेस हमने बना लिए। नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट चीज़ अगर आप देखें तो यहाँ पे एक नैव बार बना हुआ है ऊपर, राइट है ना। Yes, भैया। तो चलते हैं अपना नैव बार ही बनाते हैं। सबसे पहले नैव बार ही बनाते हैं। नैव बार कंपोनेंट है तो हम नैव बार को कंपोनेंट वाले फोल्डर में बनाएंगे। यहाँ पे नैव बार और कंपोनेंट में यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, नैव बार .jsx। फाइन, और एक और फाइल रहेगी navbar.module.css। ठीक है, am I audible? Yes, भैया। और ये module.css सिंगल मूवी कंपोनेंट यहाँ पे है, इसको बंद कर देते हैं। मूवीज पेज है ये, इसको भी बंद कर देते हैं। पहले नैव बार बना लेते हैं, बाद में इन सब पे आएंगे। और नैव बार, हाँ नैव बार यहाँ पे बनाएंगे और यहाँ पे लिखते हैं RAFC। ठीक है, नैव बार आ गया और यहाँ पे लिख देता हूँ नैव बार। ठीक, और यहाँ पे इंपोर्ट, स्पेलिंग पे मत जाना, वो स्ट्रिंग डाल दिया सही, .module.css। ठीक है, और नैव बार। ठीक है, और ये नैव बार देखो दोनों पेजेस में लगा हुआ है। एक पेज जो हमारा होम पेज इसमें भी लगा हुआ है, जब मैं स्लैश पे जाता हूँ इस पे भी लगा हुआ है, दिख रहा है। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, app.jsx में ये सारे पेजेस में लगा हुआ है, तो बताइए मैं कहाँ पे लिखूँ इस नैव बार को। कोई भी चीज़ अगर कंपोनेंट अगर सब में सारे पेजेस पे लगा होता है तो हम कहाँ पे लिखते हैं। हाँ, पेरेंट में तो लिखेंगे ही। यहाँ पे जो राउट्स दिया ये कंडीशनली रेंडर होते हैं, तो इनके बाहर भी लिख दोगे तो वो हमेशा वो सारे पेजेस पे लग जाएगा। ठीक है, ये राउट्स वाले रैपर के अंदर, कंपोनेंट के अंदर जो भी आप लिखेंगे वो कंडीशनली रेंडर होंगे। तो मैं यहाँ पर इसके अंदर लिख देता हूँ नैव बार को। नैव बार सजेशन नहीं आ रहा है, हाँ आ गया। ठीक है, और इसको क्लोज कर देंगे तो अब वो नैव बार देखो सब में लग जाएगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ तो वो नैव बार इसमें भी आ रहा है, और अगर मैं पुराने वाले पे आता हूँ स्लैश वाले पे, तो स्लैश वाले में देखो ऊपर नैव बार आ रहा है, राइट। यही हमें चाहिए था, है ना। अब दोनों में आ रहा है, बताइए सही कह रहा है। चलते हैं अब नैव, अब सिर्फ कुछ नहीं सोचेंगे ज़्यादा, ये हमारा इतना पार्ट कंप्लीट है। अब चलते हैं अपने नैव बार में और नैव बार कोड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फाइन। तो ये हमारा नैव बार है, इसको डिलीट करते हैं यहाँ से यहाँ तक। और ये, और इसमें क्योंकि हम लोग डार्क मोड लगाएंगे तो इतना ध्यान रखना है कि जितने भी कलर हम लोग चूज़ करेंगे ना, वो हम लोग कोशिश करेंगे कि वेरिएबल यूज़ करें इसमें। वेरिएबल कहने का मतलब है आपकी जो app.css है इसके अंदर हम कलर डिफाइन करेंगे अपने वेरिएबल्स के हेल्प से, और उनको यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि कलर्स वरना बहुत कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे अगर हार्ड कोड करेंगे। ठीक है, आपके पास कलर दो दो जगह पे है ना, एक डार्क मोड के कलर्स होंगे और एक कौन से होंगे, नॉर्मल मोड के, है ना। तो हम लोग वेरिएबल्स यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको देखो कैसे बना होगा। एक यहाँ पे डिव है और इसको कुछ नीचे से बॉर्डर कुछ शैडो दी गई है, राइट। और कहाँ गया CSS वाला, ये नहीं, पेन कहाँ गया मेरा, ये वाला है ना, ये दिख रहा है।
यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, ये पूरा, इस बॉक्स के अंदर कुछ शैडो दी गई है, राइट। और यहाँ पर एक इमेज, एक इमोजी लगे हुए हैं ये, फिर एक ये चीज़ है, एक सर्च बॉक्स है, और यहाँ पे एक आइकन है। तो ये कैसे बना सकते हैं, ये वाला जो पेरेंट डिव है इसको क्या कर दें, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दें, राइट। और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दोगे, या फिर हाँ स्पेस बिटवीन कर दोगे, सब में आ जाएगा स्पेस यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं। बताइए, तो यही करेंगे, यही करने जा रहे हैं हम, ठीक है, यही करने जा रहे हैं। इसको इरेज कर देते हैं, इसको एडिट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक पेरेंट बनाना पड़ेगा हमें। तो पेरेंट के लिए हम बना लेते हैं डिव, एक डिव बनाएंगे पेरेंट डिव, और इसको क्लास नेम देते हैं। मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं तो हमें स्टाइल्स लिखना पड़ेगा ना, तो स्टाइल्स डॉट, इसका नाम देते हैं navbar पेरेंट, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे करके बन जाएगा, ठीक। इसके अंदर कितनी चीज़ें हैं, इसके अंदर 4 चीज़ें हैं, राइट। देखोगे अगर ध्यान से, 1 2 3 4। तो पहला वाला ये इमोजी है, तो मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ ऐसे करके, और यहाँ पे चलते हैं डिव, ऐसे डिव करता हूँ, नहीं डिव करूँगा तो क्लास नेम वाला नहीं आएगा, डिव डॉट क्लास नेम ऐसे डाल देता हूँ, हाँ तो पूरा आ जाएगा ऐसे करके सजेशन, डिव डॉट क्लास। और ये लोगो है ना, तो स्टाइल्स, इसको क्लास दे देंगे navbar लोगो, ठीक है। और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं अपना वो इमोजी। ये बात समझ में आई क्या करा है, अब वो चारों चीज़ें बना रहे हैं एक एक करके, है ना, तो ये लोगो बन गया। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, एक टेक्स्ट दिया है ना, मूवीफाई प्रोजेक्ट जिसमें लिखा है ये वाला, तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं, ऐसे करके कॉपी करते हैं। इसमें कुछ CSS की नई प्रॉपर्टीज़ बताएंगे अभी तुम्हें। डिव डॉट क्लास लिखूंगा तो सजेशन आ जाएगा, हाँ वो पूरा ऑटो फिल कर देगा। और फिर यहाँ पे लिखते हैं स्टाइल्स डॉट navbar टाइटल, ठीक है। टाइटल में जो हमने पेस्ट करा है वो, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हमारी क्या है, नेक्स्ट हमारा एक इनपुट बॉक्स है। ये कंटेंट बन जाएगा ना, पता है ना कैसे बनाते हैं ये वाला, इसके अंदर इमोजी अंदर होता है, सर्च आइकन, सॉरी, ये देखो ये एक डिव है, इसको मान लो एक डिव है, राइट। और इस डिव के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक आइकन है ये वाला, और एक क्या है, ये इनपुट बॉक्स, फाइन। तो बस वही करना है, और आपको इसकी CSS लिखनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट CSS app.css में लिखी है, मैंने वहीं पर ही इनपुट बॉक्स को बॉर्डर नन और आउटलाइन नन कर दिया, तो वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो इसी टेम्पलेट को तुम भी यूज़ कर लो, तुम्हें थोड़ा काम कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो मूवीफाई प्रोजेक्ट गया मैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एक डिव बनाते हैं, इसमें इसका नाम देते हैं, सर्च वाला डिव है ना, डिव डॉट, नहीं ऐसे नहीं आएगा, क्लास नेम लिखना पड़ेगा ना, क्लास, हाँ ऐसे क्लास दे दिया, और इसको हटाते हैं, स्टाइल्स डॉट navbar सर्च, ये सर्च बॉक्स में तो सर्च करके ऐसे बना देता हूँ मैं। और यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखो आइकन लगा है ना, यहाँ पे करते हैं ना, एग्जिट कर दें, यहाँ पे आइकन लगाया, तो ये आइकन आपको वहीं से मिल जाएगा MUI से, है ना, पता है ना कैसे लेंगे आइकन, तो उस पर जाओगे मिल जाएगा आइकन। इसमें सर्च आइकन है, तो सजेशन में देखो ये आ जाता है, अपने आप ही आ जाएगा। जैसे मैंने सर्च आइकन लिखा है, अभी आया कि नहीं आया, कंट्रोल स्पेस करें प्रेस, MUI में ढूंढेगा हमें लग रहा है ये, चलिए नहीं आ रहा है, तब ये हम ही लिख देते हैं डायरेक्टली, आप वहाँ से कॉपी कर लीजिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये। तो इम्पोर्ट सर्च आइकन फ्रॉम सजेशन, आ तो जाता था वैसे, देखें एक बार करके, आ जाओ, MUI में है, चलो नहीं आ रहा है, हम ही टाइप कर देते हैं ऊपर। ऊपर कौन सी लाइब्रेरी थी, MUI करके थी, आइकन्स में होगा जहाँ तक, MUI आइकन्स मटेरियल, हाँ यही आइकन्स वाली लाइब्रेरी है, और इसके अंदर हमारा सर्च वाला था नाम, ठीक है। हाँ देखो आ गया, सर्च है, अब आ जाएगा, फाइन। ये आपको नहीं करना है, आप वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है, आप कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा वहाँ पे जाके, मेरे को याद था तो मैंने ऐसे कर लिया। तो अगर आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, तो यहाँ पे अगर हम देखें आके,
ये भी आ गया, आइकन आ गया, ठीक है। और यहाँ पे इनपुट बॉक्स आया कि नहीं आया? अच्छा अभी लगाया कहाँ है इनपुट बॉक्स, है ना। तो सर्च आइकन लगा दिया मैंने। और नेक्स्ट चीज़ क्या लगाऊंगा? इनपुट बॉक्स लगाऊंगा। इसका टाइप क्या रखना है मैं, बताओ। यहाँ पे देखोगे अगर, टेक्स्ट। नहीं टेक्स्ट नहीं रखना है। टेक्स्ट। इसमें सर्च करते तो अपने आप से क्रॉस आता है। ये किसमें था याद है? बाय डिफॉल्ट एक क्रॉस आ रहा है वहाँ पे, ये देखो। ये इनपुट का टाइप सर्च करने से आता है, तो इनपुट का टाइप हम सर्च लेंगे इस बार, ठीक है। ये हमने बताया था जब ये वाला प्रोजेक्ट बनवाया था, आई होप तुम्हें याद होगा। फाइन, यस भैया। है ना। तो और दूसरी चीज़ प्लेस होल्डर डालते हैं। प्लेस होल्डर से क्या होता है? टेक्स्ट आता है नीचे, हम जो डालेंगे। हाँ, सर्च अ मूवी में डाल देता हूँ तो सर्च अ मूवी कर देगा, है ना। देखें आया कि नहीं आया। तो ये वाला प्रोजेक्ट है हमारा। देखो आ गया सर्च अ मूवी, नीचे आ रहा है लेकिन आ गया, ठीक है। और देखो कट करने का वो भी आ गया, तो इसमें कट करूँगा तो ऐसे आ जाए, ठीक। नेक्स्ट हमें क्या दिखाना है? यहाँ पे दिख रहा है, लास्ट चीज़ है, एक आइकन दिख रहा है, याद है? ये वाला डार्क, और ये वाला, है ना। तो और तुम्हें ये देखो, अगर मैं इस पर होवर करता हूँ तो नीचे क्या आ रहा है? ये डार्क मोड करके लिख के आ रहा है, स्विच टू डार्क मोड ऐसे करके नीचे लिख के आ रहा है। यस भैया। तो ये MUI का कंपोनेंट है, मैंने तुम्हें दिखाया था उस दिन। इसे टूल टिप कहते हैं, है ना। टूल टिप MUI के में जाओगे और उस पर टूल टिप सर्च कर लेना, तो बस उसमें खाली टाइटल डालना पड़ता है, ये ऐसे लिख के आ जाएगा। अभी तुम्हें दिखाते हैं करके। तो ये आइकन सबसे पहले देखो इसमें लिख लगा दें, इनपुट टाइप डाल दिया। ये डिव यहाँ पर ख़त्म हुआ इनपुट बॉक्स का, तो इसके नीचे लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो उसका नाम है लाइट डार्क मोड आइकन ना, डार्क मोड, डार्क ऐसे करके लिख के देखते हैं शायद आ जाए। डार्क मोड आइकन आया, डार्क मोड ही करते हैं डायरेक्ट। हाँ, आइकन स्लैश मटेरियल डार्क मोड आइकन ऐसे करके लिख के देखें, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? ये मेरे को ऐसे, आप उससे ही देख लीजिएगा। मैं अभी उसको ओपन करूँगा ना तो बड़ा लैग करेगा ऐसे। हाँ, ये डार्क मोड दिखा रहा है, इस पर क्लिक करूँगा तो ये डार्क मोड वाला आइकन्स मटेरियल डार्क मोड, ऐसे ऊपर सर्च वाला तो ऐसे डायरेक्ट है, तो ये भी डायरेक्ट ही होगा, है ना। और ये डार्क मोड, है उधर अनूप का एक मैसेज भी था, लंबा छोड़ा छोड़ा है, मैं अश्विनी देखा, म्यूट कर लीजिए, देखा। अश्विनी म्यूट कर लीजिए, ठीक है। तो ये डार्क मोड आइकन और ऐसे करके बंद कर देते हैं। तुम लोग वहाँ से कॉपी कर लेना, अभी ओपन करेंगे ना तो वो बहुत लैग करता है, तो हम अभी अपने हिट एंड ट्राई से लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाओगे तो ये आइकन शायद आ गया होगा। लोड लैग हो रही, बड़ी लैग हो रही है वेबसाइट। हाँ देखो आ गया आइकन, ठीक है। अब बस खाली इनको CSS देंगे तो ये सब अपने आप बनते जाएंगे, तो ठीक है। तो एक डार्क मोड आइकन लगा दिया। और मैंने तुम्हें वो बताया था ना टूल टिप कैसे लाते हैं। टूल टिप लाने के लिए आप उस पर जाएंगे तो टूल टिप कॉम्पोनेंट मिल जाएगा आपको ऐसे लग के टूल टिप लिखना है ना। MUI में देखो पड़ा सजेशन आ गया, इसमें सजेशन आ गया, ठीक है। चलो बढ़िया बात है। टूल टिप लिखना है, ऐसे बंद करोगे, बस जो आपने ये आइकन लगाया है इसको टूल टिप के अंदर रैप कर दो, और इसमें इस टूल टिप में एक एट्रीब्यूट डालना है टाइटल करके। टाइटल में तुम जो चाहे लिख दो, वहाँ पे लग जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ ये डार्क मोड है ना, डार्क मोड पे क्लिक करने पे स्विच टू डार्क मोड आना चाहिए, तो स्विच टू डार्क मोड, ठीक। इसको सेव करते हैं। तो अगर आप अभी जाके देखेंगे और इस पर होवर करेंगे, हाँ अभी रिफ्रेश हो जाने दो। आवाज़ आ रही ना मेरी? हाँ भैया। इस पर होवर करोगे देखो आ गया, अपने आप आ गया स्विच टू डार्क मोड, ठीक है। तो ये बस आपको टूल जो आइकन आप लगाएंगे उसको एक और कंपोनेंट में डालना है टूल टिप, और उस टूल टिप के अंदर एक एट्रीब्यूट डालना है टाइटल, स्विच जो टाइटल अंदर डालना चाहो डाल दो, बस लग जाएगा। बस ये 2 लाइन का कोड है। तो ये हम MUI तुम्हें इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ें वहाँ से तुम्हें मिल जाएँ, ठीक है। अपने आप से तुम्हें बनाने में दिक्कत हो जाती है वरना, तो ऐसे भी कर लो ज़्यादा बेटर है। हाँ
सर जब डार्क मोड से हम वापस ब्राइट मोड में करेंगे तब भी उसके लिए भी ऐसे ही लिखना है। हाँ, बस यहाँ पे देखो सेम ऐसे कॉपी करना। कॉल चलो कर ही देते हैं। सेम मैंने ऐसे कॉपी करा, टाइटल लिख देंगे स्विच टू लाइट मोड, ठीक। और आइकन कौन सा चाहिए? लाइट मोड आइकन, है ना। तो आइकन तुम वहाँ से कॉपी कर लेना, लाइट मोड आइकन हम यहाँ लगा दे रहे हैं ऐसे करके, यही जहाँ तक होगा, है ना। अगर वो उसका डार्क मोड का ऐसे है तो ऐसे ही होगा। तुम सर्च करके लगाना, हमें थोड़ा हिट एंड ट्रायल से करना है। लाइट मोड आइकन लिखा और यहाँ पे लाइट मोड लगा के देखते हैं, शायद लग जाएगा, क्योंकि नाम इनके थोड़े बहुत वैसे ही रहते हैं जैसे इनका वो होता है। तो हिट एंड ट्रायल करके देखते हैं लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। लाइट मोड आया, हाँ अभी रिफ्रेश होगा, अभी आ जाएगा। हाँ देखो आ गया, ठीक है, यही लगा उस पर, है ना। स्विच टू लाइट मोड, और इस पर करते हैं तो स्विच टू डार्क मोड। अभी इनको दिखने देते हैं, यहाँ पे भी दिख ही रहे हैं, कंडीशनली रेंडरिंग करके हमने इसको छुपाया है। तो अभी इसको लगे रहने दे रहे हैं, बाद में हटा देंगे, कंडीशनली हटा देंगे, ठीक। तो अभी खाली यूआई बना रहे हैं। अब जल्दी से चलते हैं, इनकी CSS लिख दें जल्दी, है ना। किस में लिखें CSS? navbar डॉट मॉड्यूल डॉट CSS, इसमें चलते हैं। और सबसे पहले जो हमारा क्लास था navbar पेरेंट था, है ना, navbar पेरेंट। और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले डिस्प्ले क्या करना पड़ेगा? नहीं, डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं, हाँ डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो तो क्या हो जाएगा? फ्लेक्स में आ जाएगा, राइट। यस और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन करना है, स्पेस बिटवीन। तो स्पेस बिटवीन, सजेशन नहीं आ रहा है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस ऐसे आप लिख देते हैं, स्पेस बिटवीन, ठीक। तो अब देखना सारे रो में आ जाएंगे, और ऊपर ऐसे देखो आ गया, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन हो गया, फाइन, यस है ना। और जब भी नया बार बनाते हैं तो हम लोग उसको क्या देते हैं? एक पोजीशन देते हैं, याद है, इससे वो फिक्स रहे। यस तो उस पोजीशन हमें फिक्स देना पड़ेगा इसमें, पोजीशन फिक्स्ड, ठीक। और पोजीशन फिक्स दे दोगे तो ये फिक्स हो जाएगा उसके ऊपर। लेकिन दिक्कत ये है कि ये फिक्स हो गया, लेकिन नीचे वाले कंटेंट जो है ऊपर आ जाएंगे, राइट। फिक्स में यही होता है। यस तो नीचे वाले कंटेंट को या तो ये कंटेंट ये वाला था ना, इसको वो दे दो जो ऊपर आ रहा है। हमें क्या करना पड़ेगा? देखो हमें टॉप से, हमें इसको कहाँ कहाँ से चिपकाना है, इस फिक्स को कहाँ से फिक्स करना है। टॉप से टच होना चाहिए, राइट से चिपका होना चाहिए, और सॉरी टॉप लेफ्ट और राइट से चिपकाना होना चाहिए ना। ये नेव बार जो है टॉप से फिक्स रहे, इधर से फिक्स रहे, और इधर से फिक्स रहे, राइट। ऐसे तो होता है नेव बार में। यस तो हमें पता है अगर हमने पोजीशन फिक्स लिख दिया है तो हम उसके ऊपर कौन सी 4 प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकते हैं? टॉप वाली यूज़ कर सकते हैं, टॉप लेफ्ट राइट वाली। टॉप लेफ्ट तो टॉप से 0, लेफ्ट से 0, लेफ्ट से चिपक जाएगा, राइट से 0, तो तीनों से चिपक जाएगा। अब इसको सेव करेंगे तो अब देखो पूरा बन गया, वो बन गया, चिपक गया, यस है ना, चिपक गया। और अभी इसको थोड़ा सा मार्जिन बॉटम देके देखें, नहीं मार्जिन बॉटम नहीं देंगे। जो हमने ये कौन सा कंपोनेंट बनाया है, इसके जो मूवीज पेज वाला बनाया है, तो वो ऊपर दिख रहा है। एक काम करते हैं, उसको थोड़ी सी पैडिंग दे दें अभी जाके। मूवीज पेज ये वाला है, यहाँ पे जाते हैं, इसको स्टाइल दे देते हैं, या तो अभी यहाँ से हटा दे रहे हैं ना, फर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी हमारी सीरीज, इसको हटा ही दे रहे हैं यहाँ से, ठीक। और नए बार मॉड्यूल सीरीज में ये हो गया, सेव करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है। यस और ये देखो एक ऊपर है एक नीचे है ना। तो इसको भी, ये तो अच्छा वो इसके अंदर फ्लेक्स देंगे तब आएगा। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दे दिया है, और थोड़ी सी इनको वो बढ़ा दें, है ना। सर मार्जिन भी देंगे। हाँ मार्जिन नहीं, मार्जिन दोगे तो ये सब खिसकने लगेगा, आपको पैडिंग देनी पड़ेगी अगर अंदर ही खिसकाना है ना। अगर अंदर खिसकाना है तो आपको पैडिंग देनी पड़ेगी, ठीक। और इसमें यूनिट हम लोग याद है ना कौन सी यूज़ करते हैं? रैम और एम यूज़ कर सकते हैं ना। रैम यूज़ कर लो या तो एम भी यूज़ कर सकते हो। एम यूज़ करने का एक फ़ायदा इसमें हमें दिखा है, अभी तुमको बताते हैं। जब आप रैम यूज़ करेंगे तो सब 16 पिक्सल के हिसाब से चलेंगे फ़ॉन्ट साइज से HTML टैग के, राइट। ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा।
और जब आप HTML के फॉन्ट को छोटा कर देंगे मीडिया क्वेरी में जाके, तो पूरी वेबसाइट अपने आप में छोटी हो जाएगी। ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये सब एक साथ छोटे हो जाएंगे, राइट। तो एक चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर आप मॉड्यूलर CSS लिख रहे हैं तो बेटर यूज़ करिए कि आप इसमें EM यूज़ करिए। क्या यूज़ करिए? यूनिट, EM। इससे होगा क्या कि आप इस जो पेरेंट हमने बनाया है, इस पेरेंट की फॉन्ट साइज डिफाइन कर दीजिए कुछ ना कुछ, और उसी कंपोनेंट में, जैसे मैंने ये मॉड्यूल डॉट CSS लिखा, इसी के नीचे आके मैं इसी की मीडिया क्वेरी लिख दूंगा, राइट। तो इसकी CSS जो है इस नैवबार वाले की सिर्फ इससे रिलेटेड रहेगी, और नीचे वाले कंपोनेंट्स की CSS उनसे रिलेटेड रहेगी। जब तुम HTML टैग को छोटा करोगे तो ऊपर वाला भी छोटा होगा साथ ही में, उसी के हिसाब से नीचे वाला भी छोटा होगा। कैच कर पा रहे हो जो बोल रहे हैं? यस भैया। है ना। तो मेरा सर, एक बार और बता दो। हाँ देखो, हम ये कह रहे हैं अगर आप रैम यूज़ करेंगे तो क्या होगा। देखो, बुराई किसी में नहीं है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। हम थोड़ा अपने मतलब जो हमने ऑब्जर्व करा उसके हिसाब से तुम्हें बता रहे हैं। अगर आप देखिए, आप कोड CSS का कोड हम लोग पहले किस में लिखते थे? पहले एक ही फाइल रहती थी style.css, और एक उसकी मीडिया क्वेरी फाइल रहती थी, राइट। तो उसमें पूरी वेबसाइट का कोड CSS का एक ही में रहता था। लेकिन अब हमारे सारे CSS के कोड भी क्या है? सेपरेटेड है ना। तो हम नहीं चाहते हैं कि ये CSS की कोड, ये वाली CSS का कोड दूसरी CSS को अफेक्ट करे। इसी के लिए हमने मॉड्यूल यूज़ करा था। बताओ, इसी के लिए हमने मॉड्यूल यूज़ करा था। यस लेकिन अगर ये भी तो इवेंचुअली वो एक CSS की फाइल बनाता है जिसमें खाली क्लासेस का वो बड़ा हो जाता है, क्लासेस के रैंडम स्ट्रिंग ऐड हो जाती है। तो एट द एंड तो एक ही फाइल बनेगी CSS की, है ना। एट द एंड एक ही CSS की फाइल बनेगी, और उसमें होगा क्या, अगर आप HTML किसी के भी कंपोनेंट में जाके HTML टैग को छोटा कर देंगे, तो अगर रैम यूज़ कर रहे हैं तो ये भी छोटा साथ ही में, ये भी छोटा साथ में। सही कह रहे हैं? बताओ। मतलब ये सारे साथ में मतलब एक ही साइज हाँ, मतलब उसी रैम को छोटा करोगे तो जो जिसमें रैम लगा था, HTML को छोटा करोगे जिसमें रैम लगा था, सब छोटे हो जाएंगे। हमें ये नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारी CSS कोड भी इसी के अंदर बाइंडेड रहे, इसी कंपोनेंट के साथ। इसके अंदर कुछ भी CSS कोड चेंज करें तो इसके अंदर चेंज ना हो। तो बेटर है कि आप क्या यूज़ कर लीजिए, आपने जो पेरेंट डिव बनाया है उसमें जाके फॉन्ट साइज दे दो कुछ। फॉन्ट साइज अगर पेरेंट को दोगे 16 पिक्सल बाय डिफ़ॉल्ट देते थे, तो 16 पिक्सल दे दो, है ना। और अब सारी यूनिट्स इसमें जितनी भी लिखोगे वो EM में लिखोगे, बस बन जाएगा। ठीक है ओके सर। ना। कुछ रिकमेंडेड नहीं है, मैंने जो ऑब्जर्व करा मैं वो बता रहा हूँ। आपको रैम सही लगे आप रैम यूज़ करिए, लेकिन ये M यूज़ करोगे तो इसका कोड इसी में रहेगा, स्टाइल सोर्स CSS। आपको HTML को छोटा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मीडिया क्वेरी भी तो लगानी है ना। तो पैडिंग देते हैं, कुछ 1.2 EM करके देते हैं, ऐसे करके देखें कैसा लगेगा। हाँ, लगभग ठीक लग रहा है ना, ठीक लग रहा है मेरे को। और ये मत देखना कि ये ऊपर है ये नीचे है, क्योंकि हमने इस वाले कंटेनर को भी अभी फ्लेक्स करेंगे ना, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे, तो ये दोनों लाइन में आ जाएंगे, है ना। ये किस पे लगता है? फ्लेक्स बॉक्स किस पे लगता है? फ्लेक्स बॉक्स डायरेक्ट चाइल्ड पे लगता है। तो इसका डायरेक्ट चाइल्ड ये पूरा वाला डिव था, है ना। तो इसलिए इसके अंदर कुछ नहीं करा उसने, बाकी सब में लगा दिया, है ना। यस है ना। तो चलते हैं, अगर ये अलाइन आइटम सेंटर भी कर दो, जस्टिफाई कंटेंट करा है, तो अगर ये वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों एक ही सेंटर में आ जाएंगे। तो फॉन्ट साइज दे दिया मैंने, पोजीशन दे दी, जस्टिफाई कंटेंट हो गया, आइटम हो गई, ठीक। कुछ हाइट दे दें, एक बॉक्स शेडो उसमें लगी है, राइट। बॉक्स शेडो देखो उसमें लगी है ना, बॉक्स शेडो लगी इसके अंदर। यस ये भैया। तो इसको शेडो लगा देते हैं। और शेडो क्योंकि हमें पता है कि डार्क मोड में चेंज हो जाएगी ना। देखो, डार्क मोड में हमें कौन सी हल्की सी ब्लैक चाहिए, और लाइट मोड में हल्की सी ये ब्लैक है, लेकिन डार्क मोड में थोड़ा सा वाइट, हल्की सी वाइट होगी वो, है ना, इन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका भी वेरिएबल बनाएंगे हम लोग, इसका भी वेरिएबल बनाएंगे। और वेरिएबल बनाने के लिए कहाँ पे जाएंगे बताओ? वेरिएबल बनाने के लिए हाँ, app.css में जाओ, app.css में जाओ, और यहाँ पर ये जो रूट वाला वेरिएबल है इसी के अंदर बनाते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी, चलो उसमें दिया ही था, प्राइमरी और सेकेंडरी टेक्स्ट कलर दे दिया मैंने। और यहाँ पे बना लेते हैं नैव बार और
बॉक्स शैडो, ठीक है। ऐसे करके वेरिएबल बना दिया, ठीक है। दिख रही है स्क्रीन? यस अब इस यस भैया। बॉक्स शैडो बनाने के लिए तुम यहाँ पे जाना, इस पे वेबसाइट भेजी थी एक, CSX बॉक्स शैडो, ये वाली टेक्स्ट ग्रेडियंट, यहाँ से निकाल लो, कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। यहाँ पे जाएंगे आप और इस पे क्लिक करेंगे, बॉक्स शैडो जनरेटर, ये देखो यहाँ पे दिया है, दिख रहा है? यस भैया। ये वाली लगा दें, या तो अरे या तो इस पे तो दिया ही होगा ना CSS पहले पे, इस पे कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, स्टार्ट, ये पेरेंट है, बॉक्स शैडो लगी है इसमें कहीं पे, F पे क्लिक करते हैं, बॉक्स शैडो हाँ लगी है, देखा, मिल गया यहीं से, ठीक है। जी भैया। यहाँ पे ऐसे आके पेस्ट कर दो और ये सेव कर दो, और इसको सेव करने के बाद अब तुम नए बार में जो CSS लिखे हो वहाँ पे इस वेरिएबल को यूज़ करेंगे, ठीक है। बॉक्स शैडो कोलन, और वेरिएबल का नाम किस में लिखा था, app.css में, तो यहाँ से कॉपी कर लो, Ctrl+C Ctrl+V और Ctrl+S करोगे तो सेव हो जाएगा। अच्छा डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, वैर के अंदर लिखते हैं, राइट? तो ऐसे करके सेव कर दो, ठीक। तो वापस जाके देखेंगे तो इसमें शैडो शायद लग, हाँ देखो शैडो लग गई, ठीक है। ऐसे ही लगा लो, ज़्यादा बेटर है, कॉपी पेस्ट कर, है ना। और ये देखो दो आइकन अभी डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो एक को हाइड कर देते हैं, बेटर है। तो अभी यहाँ पर ही लिख देते हैं ऐसे करके, है ना। इसको नीचे करो और एक साथ ऊपर ले जाएंगे ऐसे करके, यहाँ पे लिख देते हैं फॉल्स, अभी ऐसे रैंडम हार्ड कोड कर दे रहा हूँ, बाद में हटा देंगे, फॉल्स एंड ऐसे करके, शायद हट जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ये एरर क्यों आ रहा है, हाँ लाइट मोड वाला हटा दें, हट गया, ठीक है। अभी हार्ड कोड कर दिया ट्रू फॉल्स की वैल्यू को, तो हटा दे रहा है, ठीक है, वरना वो हमें CSS में दिक्कत करेगा ना। हेलो, ठीक, यहाँ पे हमें वो मिल गया, और यहाँ से ये तो ना एस्केप कर देंगे तो हट जाएगा, ठीक। नेक्स्ट चीज़ क्या है, इस नैव बार को देखो डार्क मोड में, ये इसका बैकग्राउंड भी चेंज हो रहा है नैव बार का, राइट। तो मतलब बैकग्राउंड को भी कलर देना पड़ेगा, वाइट ही लगा है लेकिन फिर भी देना पड़ेगा। तो हम app.css में जाते हैं, नैव बार बॉक्स शेडो दिया है, नैव बार बैकग्राउंड कलर करके बना लेते हैं क्लास, नैव बार बैकग्राउंड कलर, ठीक है। ऐसे करके नैव बार बैकग्राउंड कलर, और ये नहीं लगेगा, कलर देना है हमें। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा, वो वाइट था ना, तो वाइट डाले थे ना, वाइट का कोड FFF होता है। और नया बार डॉट मॉड्यूल डॉट CSS में जाओगे और यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, बैकग्राउंड कलर, है ना, बैकग्राउंड कलर, और वैर लिखता हूँ, और उसके बाद इसको कॉपी कर लेते हैं वेरिएबल को जो बनाया है, Ctrl+C और Ctrl+V, Ctrl+S करो, सेव हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे आके क्या दिया था हमने, अच्छा बैकग्राउंड कलर दिया था, हाँ वो तो बाद में चेंज, ठीक है। यहाँ पे दे दिया, कोई दिखेगा नहीं, वो वाइट ही है ना। तो हमने दे दी फॉन्ट साइज दे दिया, पोजीशन दे दी, टॉप लेफ्ट डिस्प्ले पे, जस्टिफाई कंटेंट हो गया, लाइन 8% हो गया, हाइट नहीं दी ना, हाइट दे देते हैं वरना वो कंटेंट के हिसाब से छोटा बड़ा होता रहेगा, ठीक है। पैडिंग यहाँ पे दी, यहीं पे रख देते हैं वेरिएबल के ऊपर, अच्छा GST हाइट, और इसको कुछ दे दो 3.5 दे के देखें, 3.5 M लिखेंगे ना, क्योंकि फॉन्ट साइज छोटा करने पे वो होना चाहिए, ठीक है। अब देखो लगभग वैसा बन गया है, बस ये फॉन्ट थोड़ा छोटा बड़ा लग रहा है ना, ये पूरा लगभग बन गया है। और कर्सर पॉइंटर दे दें इन सबको, अलग अलग दे देंगे, क्योंकि नैव बार मना यहाँ पर भी होवर करोगे ना तो यहाँ पर भी कर्सर पॉइंटर हो जाएगा।
यहाँ पे दे कर्सर पॉइंटर हर एक एक के ऊपर जाके, क्योंकि अगर तुम पूरे को दे दोगे तो यहाँ पर भी कर्सर पॉइंटर, ऐसे करोगे तो यहाँ पर भी कर्सर पॉइंटर आ जाएगा, है ना। तो पूरे को देने के लिए ठीक है, Yes, हाँ yes. इतना इसकी चीज़ इतनी काफ़ी है। नेक्स्ट लगाते हैं नैव बार के लोगो पे, जो लोगो बनाया था हमने। तो नैव बार लोगो पे गए, यहाँ पे इस पे देते हैं कर्सर पॉइंटर। पॉइंटर आ जाओ, नहीं आ रहा है, कर्सर पॉइंटर, ठीक है। और लोगो बनाया है तो फॉन्ट वेट कुछ डाल दो, बोल्ड करके डाल दो, है ना। फॉन्ट साइज दे दो क्योंकि थोड़ा बड़ा लगेगा वो उससे। फॉन्ट साइज से 1.5 डाले दे रहा है ऐसे करके। कलर क्या रहेगा इसका, कलर कुछ है इसका, देखें ज़रा। कलर डार्क मोड में है इसका कुछ, कलर वही है ना, कलर तो वही है। हाँ कलर देने की ज़रूरत नहीं है, हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। हाँ उतना बड़ा लग रहा है ना, देखो डिफरेंस नहीं है कोई भी, फाइन। Yes, yes, भैया. हाँ इतना ठीक हो गया। अब चलते हैं इस टाइटल को बनाते हैं। नैवबार का जो टाइटल है, नैवबार TITLE, और इसके अंदर सबसे पहले फ़ॉन्ट साइज़ दे दो तो बड़ा लगेगा थोड़ा सा। फ़ॉन्ट साइज़ 2EM, है ना। और कर्सर पॉइंटर तो रहेगा ही, कर्सर पॉइंटर, Yes, भैया. है ना। और नेक्स्ट यहाँ पे इतना काफ़ी है, देखें ज़रा। हाँ इतना बन गया, लेकिन एक चीज़ ध्यान से देखोगे अगर तुम इसमें, तो इसमें ये तुम्हें ग्रेडियंट नज़र आ रहा है, इसमें कलर नहीं है, ब्लैक कलर नहीं है, ग्रेडियंट है। एक यहाँ से और एक फिर वाइट हो रहा है, ये ब्लैक हो रहा है। शुरू में वाइट है फिर ब्लैक हो रहा है, राइट। Yes, भैया. तो वो भी तुम इसको कहते हैं टेक्स्ट ग्रेडियंट कहते हैं, वो भी तुम यहाँ से लगा सकते हो। इसकी वेबसाइट पे जाओ, जनरेटर पे टेक्स्ट ग्रेडियंट इसमें देखें, दिखा है कहीं पे, टेक्स्ट ग्रेडियंट, हाँ यहाँ टेक्स्ट ग्रेडियंट जनरेटर, यहाँ पे जाओगे। ये अच्छी वेबसाइट है, इसको बुकमार्क कर लेना, ठीक है। और यहाँ से कोई कॉपी कर लो, यहाँ वाला कॉपी कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। तो आपको ये कोड कॉपी करना है, Ctrl+C, और इसमें आके पेस्ट कर देना है, टाइटल लग जाएगा, ठीक है, फाइन। बन गया, लेकिन Yes, भैया. थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। दूसरा लगा के देखें, ये वाला तो नहीं लगा है। कॉपी करते हैं और Ctrl+V, Ctrl+S, ये लगा था, हमें लग रहा है ना, हाँ. ठीक है। Yes, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट थोड़ा बढ़ा दें तो थोड़ा मोटा लगेगा। फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट बढ़ाएं, रहने दें। फॉन्ट साइज 2M दिया है, कितना दिया है फॉन्ट साइज कर। टाइटल तो छोटा क्यों लग रहा है इसमें, इसमें बड़ा लग रहा है ना। भैया थोड़ा बोल्ड Yes, है। ये वो bold है. हाँ वो बोल्ड है भैया। बोल्ड कर दें, फॉन्ट वेट बोल्ड, देखें देखें, हाँ अब बन गया ना, यस भैया। ठीक। हाँ भैया. तो ये बन गया। और दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो, कलर वलर लगे हुए हैं, तो इन कलर का भी वेरिएबल बनाएंगे। यहाँ से कट कर लेते हैं इतने पार्ट को, ग्रेडियंट का है ना, तो इसको कट कर लो यहाँ से, और app.css में जाओ, यहाँ पे इसका भी वो बना देते हैं, क्या बना दें, वेरिएबल ना। तो वेरिएबल का नाम दे देते हैं कुछ करके, ऐसे नैवबार टाइटल ग्रेडियंट है ना, नैवबार टाइटल ग्रेडियंट, है ना। और पेस्ट कर देंगे यहाँ पे जितना CSS था, ठीक। और उसको लगाने के लिए Ctrl+C, यहाँ पे जाओ, where लिखो, Ctrl+V, फाइन। Yes, भैया. और यहाँ पर भी कलर दिया ऊपर वाला, इसको भी उठा के कट कर लो, app.css में जाओ। ये बैकग्राउंड कलर था तो डैश डैश नैवबार बैकग्राउंड कलर, है ना। Ctrl+V पेस्ट करते हैं, सेमीकोलन, Ctrl+S, और इसको, अच्छा ऊपर भी हमने बैकग्राउंड कलर दिया, नीचे भी बैकग्राउंड कलर दिया। भैया सेम प्रॉब्लम.
वेरिएबल सेम हो गए, टाइटल बैकग्राउंड कर दें क्या दोनों इसको? वेरिएबल्स। हाँ वही देख रहे हैं, दोनों सेम हो गए। यहाँ पे टाइटल कर देते हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा उससे। ये नैवबार के टाइटल का बैकग्राउंड है ये, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे वैर लिखते हैं और ये वेरिएबल को पेस्ट कर देते हैं। आई होप अब, हाँ ये वेरिएबल के फॉर्म में भी आ गया, ठीक है, इतना काफ़ी है आई होप। सबसे पहले कलर ही डिफाइन कर दें, कलर डिफाइन करने में बड़ा दिक्कत हो रहा है। पहले कलर ही डिफाइन कर दें सारे, सोच रहा है बार बार एक एक करके लिखना पड़ेगा, है ना। ऐड डॉट सी में जाते हैं, हमने क्या क्या लिखा है यहाँ पे, प्राइमरी टेक्स्ट कलर लिखा है, एक प्राइमरी टेक्स्ट कलर है और एक आपका प्राइमरी बैकग्राउंड कलर भी होगा, है ना। प्राइमरी टेक्स्ट कलर क्या है एक बार देख लो आके वेबसाइट पे, इस पे इससे करते हैं, क्योंकि देखो डार्क मोड में करोगे तो बैकग्राउंड किस में होना चाहिए, बताओ। डार्क मोड में बैकग्राउंड आपका ब्लैक होना चाहिए ना। तो इस पे मैंने होवर करा तो ये प्राइमरी कलर आपका ये वाला पड़ा है 1A1 है, वो ब्लैक नहीं आपको लग रहा है ब्लैक। अच्छा इसमें पड़ा था, ऑलरेडी पड़ा था, प्राइमरी टेक्स्ट कलर हो गया। और ब्लैक में बैकग्राउंड वाइट में एफ वाला है, ये वाला, ये देख लेते हैं किस में है ना, इस ऊपर जाके देखते हैं। एफ ही वाला है तो वही दे देते हैं, स्किप करते हैं। प्राइमरी टेक्स्ट कलर ये है और प्राइमरी बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा इसको ना, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और ये हो जाएगा हैशटैग F5 वाला यूज़ कर लो, क्योंकि उसमें क्या होता है हल्का प्योर वाइट नहीं रहता वो, ठीक है। आपका जो वाइट रहेगा वो FF रहेगा, थोड़ा सा अगर उसको थोड़ा स्मूथ करना है तो ऐसे F5 वाला कोड है एक, ये यूज़ कर सकते हो, फाइन। अब देखो एक्यूरेट, थोड़ा प्योर वाइट नहीं लगेगा, नीचे वाला देखो प्योर वाइट है, ज़्यादा पहचान में नहीं आएगा लेकिन वो थोड़ा सा है डिफरेंस, ठीक है। तो ये हो गया मूवीफाई, ये बन गया है, ये सही करना है इधर वाला। चलिए और कलर्स वगैरह देख लें क्या से। नैवार को बॉक्स शेडो हमने कलर बना लिया, बैकग्राउंड कलर बना लिया, हाँ इतना काफ़ी है। लोगो वगैरह में तो कुछ लगा नहीं है ना, ठीक। अब इसको डिफाइन करने चलते हैं, इस पे देख लो कि इनपुट बॉक्स में क्या लगा। इनपुट बॉक्स में ये यहाँ पे कलर लगा है, राइट, ये वाला, और उसको चेंज करते हैं तो ये ग्रे हो जाता है नीचे वाली लाइन, तो इसको देना पड़ेगा मतलब। और साथ ही में यहाँ पर ये कलर निकाल लें, कौन सा है, कलर निकाल लो कौन सा, यहाँ पे गए, इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जाते हैं ऐसे करके, F क्लिक करोगे तो कलर आ जाएगा, ये कलर उठा लो यहाँ से, ठीक। अब एस्केप कर दो और ये कलर यहाँ पे आके डिफाइन करना पड़ेगा हमें, ठीक। यहाँ पे जाओ और वेरिएबल बना लो नैवबार इनपुट कलर, फाइन, पेस्ट कर दिया ऐसे करके, तो ब्लू कलर वाला बन जाएगा। कलर पे इतना ध्यान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि देखो अभी तुम्हें ये थोड़ा काम हैंडी पेनफुल लग रहा हो, बट जब तुम थीमिंग करोगे खाली कलर चेंज करने सब कुछ ईजी हो जाएगा, है ना। यस भैया। तो इसलिए थोड़ा कलर पे थोड़ा ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारी वो कौन सा था, नैवबार का इनपुट नाम डाला था ना, नैवबार सर्च क्लास दी थी शायद, नैवबार सर्च, और यहाँ पे चलते हैं कंट्रोल, नहीं नैवबार सर्च बना लिया। सबसे पहले क्या करोगे, उसको कंटेनर है पूरा, डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा ना। डिस्प्ले फ्लेक्स करोगे तो क्या हो जाएगा, ये कंटेनर रो में आ जाएंगे ना, देखना अभी रो में तो आ जाएंगे, हाँ रो में तो है ही है, आ गए, दिख रहा है। हाँ। यहाँ पे कंटेनर था, एक कंटेनर को डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया तो रो में आ गया सब, तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, थोड़ा सा गैप डिफाइन कर दो दोनों के बीच में, एम में देंगे तो 0.5 एम ही दे देते हैं, है ना। और कंट्रोल एस करें, देखें कैसा लग रहा है, ठीक ही लग रहा है, ठीक है। और बॉर्डर बॉटम देना पड़ेगा ना, नीचे वो लाना है हमें, तो बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल सॉलिड, और कलर हमारा वो रहेगा जो वेरिएबल वहाँ पे पेस्ट किया था, ठीक है, इनपुट कलर का बन गया वैसे ही। यस भैया। फॉन्ट थोड़ा छोटा है क्या, फॉन्ट बड़ा कर दें, फॉन्ट साइज 1 EM करके देखें, नहीं बड़ा हुआ,
2 करके देखें। अच्छा ये उसका बड़ा हो गया बाय डिफ़ॉल्ट। फ्लेक्स बेसिस डिफाइन कर दें, इनके बीच में गैप ज़्यादा आ गया है तो वो गैप को मेंटेन करा रहेगा। फ्लेक्स बेसिस 20% लेके देखें, शायद फिक्स हो जाए। हाँ देखो बड़ा हो गया, दिख रहा है ये लेंथ इसकी बड़ी होगी। फ्लेक्स बेसिस डिफाइन कर दिया तो लेंथ बड़ी होगी। और इस वाले में, हमारे वाले में कैसा आ रहा है, ये गैप ज़्यादा नहीं आ रहा है। हम लोगों ने करा क्या है, देखें इसको Ctrl+X करके देखूँ, शायद इसकी वजह से आ रहा हो। नहीं इसकी वजह से नहीं आ रहा है। कुछ टाइप करते हैं वो छोटा लग रहा है ना देखने में, और यहाँ पे टाइप करते हैं कुछ, यहाँ पे ब्लैक में आ रहा है। अच्छा ब्लैक हो तो चलो कलर से आ जाएगा। चलो देखते हैं यहाँ पे नैव बार डॉट मॉड्यूल डॉट बॉर्डर बॉटम दे दिया सॉलिड नैव बार। अरे एक सेकेंड, इसमें 2 क्लास है, एक लोगो को भी क्लास देना है ना। लोगो कैसा है यहाँ पे, लोगो तो ब्लैक ही है। हमने क्लास इसको दी है, हमने पूरे नैव बार सर्च को दे दिया, हमें इनपुट को देना है राइट। यस ये हाँ लोगो और इनपुट का अलग लोगो इनपुट को अलग अलग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देते हैं नैव बार सर्च के अंदर एक इनपुट है ना ये। तो इस इनपुट बॉक्स में फॉन्ट साइज बढ़ाएंगे तो अब बढ़ जाएगा, देखना भी फॉन्ट साइज 2M ज़्यादा हो जाएगा। 1M करके देखें, 1M हो गया। और गैप तो ऊपर ही दे दिया था, फ्लेक्स बेसिस डिफाइन करने की ज़रूरत इसमें है नहीं। बॉर्डर बॉटम देने की भी ज़रूरत नहीं है ना। इसको डिलीट करो, इनपुट बॉक्स को देना है ना, हमने पूरे को दे दिया था। वो बन गया, आप देख लो बन तो गया, लेकिन ये बड़ा फॉन्ट साइज 1 EM दिया है। ज़्यादा बड़ा हो गया। विड्थ दे दें कुछ, विड्थ 100% दे के देखें, शायद पूरे कवर कर लेगा। क्या बन गया यार ये। फॉन्ट साइज 1 EM दिया है, फ्लेक्स बेसिस 20%, गैप 0.5 EM, डिस्प्ले फ्लेक्स। इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दिया हमने, शायद इसी वजह से आ रहा है। देखें ज़रा अब, हाँ छोटा हो गया, ठीक है दिखा। इस नैव बार सर्च पे क्लास नहीं देनी थी, इस पे क्लास, इस इनपुट बॉक्स के अंदर फॉन्ट होगा ना। अगर आप पूरे पे दे देंगे तो वो आइकन को भी बड़ा कर दे रहा है, तो आइकन वो दोनों साथ में बड़े होकर 2+1 3 हुआ जा रहा है फॉन्ट साइज, है ना। तो विड्थ दे दी, और साथ ही साथ में यहाँ पे ये देखो ब्लैक कलर, कुछ ग्रे कलर का आ रहा है क्योंकि हमने उसमें इनपुट बॉक्स में डिफाइन करी थी। और इसकी नैव बार का इनपुट कलर क्या है, नैव बार का इनपुट कलर वाइट होगा या ब्लैक होगा ना। नैव बार का इनपुट कलर यहाँ पे ऐप डॉट सीलेक्शन बना लेते हैं। नैव बार का इनपुट, नैव बार इनपुट कलर वाला दे दिया, सही लग रहा है। वैसे इसको कलर को चेंज कर देते हैं, यहीं पे आके चेंज कर दे रहे हैं। और यहाँ पे देते हैं कलर, है ना। और हो जाएगा वेरिएबल, प्राइमरी वाइट था ना, डैश डैश, नहीं ब्लैक देना है। प्राइमरी यूज़ नहीं करा क्या हमने इसमें कहीं पे। प्राइमरी बैकग्राउंड कलर वाइट इसके अंदर स्टोर है ना, तो इसी के अंदर कॉपी करके यहाँ पे डाले दे रहे हैं। कलर के वेरिएबल पे ना जाना, खाली कलर निकाल लें उस पर। अच्छा तो वाइट दे देगा, हमें ब्लैक चाहिए ना। ब्लैक करने के लिए प्राइमरी टेक्स्ट कलर ये है, ये वेरिएबल है। Ctrl+V Ctrl+S, ठीक है बन गया, ठीक है नया बार बन गया आपका, फाइन। हाँ आपको दिखा देते हैं हमने क्या क्या किया है। हमने यहाँ पे सबसे पहले एक पेरेंट बनाया था, पेरेंट डिव, उसके अंदर लोगो बनाया, लोगो के अंदर एक टाइटल बनाया, और फिर हमें ये वाला चाहिए होता ना इस टाइप का,
टेक्स्ट बॉक्स, इसके अंदर बॉक्स के अंदर ये हो और एक प्लेस होल्डर हो। उसके लिए हम एक डिव बनाते हैं, डिव को फ्लेक्स कर देते हैं तो दोनों रो में आ जाते हैं, एक तरफ आइकन एक तरफ इनपुट बॉक्स, जिसकी बॉर्डर आउटलाइन नन कर दोगे, और जो तुमने डिव बनाया है उसको क्लास दे दोगे कैसे करके, उसको स्टाइल कर दो, ठीक है। चलो ठीक है। तो नेक्स्ट क्या, हाँ नैव बार बन गया हमारा। अब कोई नैव बार में ज़्यादा दिक्कत करेंगे नहीं कुछ इसमें, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक ले लें। यस 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं इसको, तब तक मैं गेट पुश कर दूँ यहाँ पे, इनिशियलाइज रिपोजिटरी है ना। तुमको कोड भी चाहिए होगा ना, तो ये अभी सेपरेट रिपोजिटरी बना दे रहे हैं, बाद में इसको पुश कर देंगे मेन वाले फोल्डर में। अभी सेपरेट बना दे रहे हैं, इनिशियल रखे दे रहे हैं, नैव बार मेड डाले दे रहे हैं, नैव बार मेड, ठीक है। कमिट एंड सिंक, अब करेंगे पब्लिश ब्रांच, ये इस ब्रांच से बनेगा मेरे अकाउंट, पब्लिश टू गिटहब। पब्लिक कहाँ पे है, अच्छा ये प्राइवेट है, नीचे पब्लिक है, तो नीचे वाली कर देंगे पब्लिक रिपोजिटरी। वो चला गया वो उधर। 5 मिनट का ब्रेक ले लें, 10:25 पे आते हैं, 26, ठीक है। यस भैया।
हेलो। यस भैया। स्टार्ट करते हैं। ये कलर वगैरह तुम्हें लगाने में बड़ा टाइम जा रहा है, ठीक है। तो एक काम कर रहे हैं हम, कलर कॉपी पेस्ट करे ले रहे हैं, ठीक है। बहुत टाइम लग जाएगा वरना कलर वगैरह में। कलर जो है इसमें मेरे क्लिपबोर्ड पे पड़े होंगे, कहाँ पे, ये वाला रूट वाला कलर है, इसको कॉपी करके यहाँ पे लगा दे रहे हैं। जैसे हम लगा रहे हैं ना वैसे ही लगेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, खाली कलर आपको लगा के डिसाइड करना है, ठीक। तो इसके सारे कलर इसमें पड़े हैं जो जो लगेंगे इसमें। देखिए मैं वेरिएबल्स के फॉर्म में डाल दिए मैंने। ये कर लोगे ना अपने आप से, कलर वगैरह तो डाल ही लोगे, अब वेरिएबल ही तो बनाना है। हाँ भैया। जैसे हमने बनाया वैसे बना लेना, इसमें टाइम बड़ा लग जाएगा वरना, है ना। तो कलर लगा देते हैं ऐसे करके डायरेक्ट। और नया बार हमारा बन गया है। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा ये वाला, इसी पेज का जो ये वाला नेक्स्ट वाला कंपोनेंट है, ये कार्ड वाला है। ये बस कार्ड वाला बना के आज बाइंड अप करते हैं वरना ज़्यादा हो जाएगा। आप भी कल बना के आएंगे इतना, ठीक है, तभी समझ में आएगा बेटा। हाँ, ज़्यादा नहीं बना रहे हैं, खाली एक कंपोनेंट ऊपर वाला, नीचे वाला 2 कंपोनेंट बनाए हैं, इतना तो कम से कम बना लो। कोड तुम्हें मिल ही जाएगा ऊपर जाके, ठीक है। कर्सर पॉइंटर डाला है हमने, एक बार देख लें। इस पे कर्सर पॉइंटर है, इस पे है, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है ना, इस पे भी नहीं है। देखो इसको भी क्लास देनी पड़ेगी मतलब। तो नैव बार में जाते हैं, कर्सर पॉइंटर इस पे है, इस पे लगा है, इस पे लगा है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है। आइकन को देना पड़ेगा कर्सर पॉइंटर, राइट। यस भैया। या तो अच्छा, इन दोनों को यहाँ पे देखो 2 आइकन लगे ना, इन दोनों को एक डिव में रैप कर देते बेटर रहेगा, क्योंकि अगर तुम इसको दोगे दोनों पे अलग अलग लगानी पड़ेगी, समझ रहे हो। ऐसे तुम अगर इस पे क्लास लगा के डालोगे तो दोनों पे लगानी पड़ेगी जाके, इस पे भी, इस पे भी। हाँ लेकिन लगा सकते हो, क्या दिक्कत है, डायरेक्ट ही लगा दो। क्लास नेम इज इक्वल्स टू स्टाइल्स डॉट थीम डाले दे रहे हैं, थीम आइकन, क्योंकि आइकन्स है ना मटेरियल के थीम्स का, थीम के आइकन को चेंज कर रहा है ना, तो ये इस पे भी डाले दे रहे हैं और इस पे भी डाले दे रहे हैं, है ना। दोनों क्लास पे लग जाएगा, तो उस पर जब वो चेंज भी होगा तब भी उस पर लग जाएगा, फाइन। तो यहाँ पे गए डॉट थीम आइकन्स, और यहाँ पे क्या देना था, कर्सर पॉइंटर देना था, कर्सर पॉइंटर, ठीक है। तो अब इस पे कर्सर पॉइंटर आ जाएगा, है ना, आ गया, अब बन गया है। अच्छा ये कलर नहीं लगा नीचे वाला जो है इस पे, है ना, इस पे ब्लू था, इस पे नहीं है। बॉटम। कलर बैकग्राउंड चेंज हो गया है, बैकग्राउंड का देख लेते हैं। ऐप डॉट सी में ये कौन सा कलर है, नेवार लोगो कलर, ये भी कुछ डाला था हमने, ये डाल देते हैं सर, ये ब्लू कलर का है ना, क्लास अलग से दे दी हमने। तो बैकग्राउंड बॉटम ये है नैव बार, कंट्रोल V कंट्रोल S, अब लग जाएगा, ठीक है, लग गया, फाइन। नैव बार बन गया है, इसको बस एक बार ऐसे करके पुश कर देते हैं, फाइन। लास्ट वाला कंपोनेंट बना लें। रिएक्ट लिस्ट का कॉन्सेप्ट है, या तो कल ही करें, कैसे बताओ तुम लोग, 10:30 हो गया टाइम, इतना बना लोगे, नैव बार बना लोगे कल, नैव बार और राउट सेटअप करना है, रिएक्ट लिस्ट कल करते हैं, कैसे बताओ, ये यस भैया। आ जाएगी फिर उसके बाद। हाँ भैया। है ना। तुम लोग बना लो, साथ ही में बनाओ, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, हमें टाइम की दिक्कत नहीं है, इतना पहले बना लेना, ठीक है। करना क्या है, कोड देख देख के भले बना लो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। एक कंपोनेंट बनाना है आपको, ये सेटअप कर लेना, ठीक है। सबसे पहले देखो हम रिवाइज करा दे रहे हैं, हमने करा क्या है, हमने मेन नहीं ऐप डॉट JS में गए, यहाँ पे हमने सबसे पहले राउटर को सेटअप करा था। राउटर को सेटअप करने के बाद हमने सिर्फ अभी नैव बार बनाया है, ठीक, और कुछ नहीं बनाया है। तुम भी इतना बना लो, ये 2 मॉड्यूल हैं ऐप डॉट CSS में। ऐप डॉट CSS में मैंने रूट के कलर्स लिख दिए हैं, कॉपी पेस्ट कर लेना यहीं से, आपकी एप्लीकेशन के सारे कलर्स मैंने इसी में डिफाइन कर दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे और देख लें ऐप डॉट CSS में कुछ भी चेंजेस है कि नहीं है। मार्जिन पैडिंग चलो वही ठीक है, रूट कलर्स हो गए रूट कलर्स के, और बॉडी में कलर, बॉडी का प्राइमरी कलर वो भी देना पड़ेगा हमें, कौन सा,
बैकग्राउंड कलर, क्योंकि बैकग्राउंड डार्क मोड में चेंज हो जाएगा ना। बैकग्राउंड कलर बताओ, यस तो भैया। वहाँ पे Yes, yes. डैश डैश क्या दे देते हैं, प्राइमरी बैकग्राउंड कलर का नाम क्लास है ऊपर, है ना, ये वाइट रहना चाहिए हल्का सा, तो ये दे दिया। और इनपुट बॉक्स में भी एक कलर है, वेरिएबल सेकेंडरी कलर, ठीक है ये होगा। और वेबकिट में ये वाला, हाँ अब ठीक है। अब ये ऐप डॉट सी से कोड कंप्लीट है, ये कॉपी पेस्ट कर लेना, कलर वाला सारे इसमें डिफाइन है। और नैव बार में हमने अभी ये अभी बस स्टेट वगैरह कुछ नहीं बनाई, खाली HTML CSS करा है कंप्लीट। और नैव बार डॉट मॉड्यूल डॉट CSS में ये CSS है। तो इतना कर लेना तुम लोग, ठीक है, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कर क्या हो, साथ में करते रहो तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहेगा, ठीक। टाइम जितना लगे लगा देना, लेकिन बना लेना इतना, ठीक है। राउटर सेटअप करा है और एक कंपोनेंट बनाया खाली बस। चलिए क्लास एंड करते हैं अभी।